संगम टॉक से बहुत धन्यवाद कि आज मुझे मेरी मत आप सबसे शेयर करने के लिए अनुमति दी और ये एक प्लेटफॉर्म अच्छा दिया आपसे बात करने के लिए। और मैं हर ऐसे इंसान से, हर ऐसे महापुरुष से धन्यवाद क्या करता हूँ, या हम प्रणाम सब करेंगे जिनके वजह से आज धर्म स्थापना हुई है, धर्म जीवित है। हर ऐसे इंसान को हम आज पूजेंगे। और आज एक बहुत खास दिन है कि आज लोकमान्य तिलक जो है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, उनकी पुण्य स्मरण शताब्दी है। 1 अगस्त 1920 को उनका देहांत हुआ था। आज ठीक 100 साल पूरे हो रहे। लोकमान्य तिलक ऐसे थे जिनके वजह से, जिनको हम भारतीय असंतोष के जनक कहते हैं, क्योंकि उनके दौरान ऐसा समय था कि तब के बुद्धिजीवी लोगों ने ऐसा माहौल बनाया था कि ब्रिटिश जो भारत में आए, उनने वो आए, ये हमारे देश के ऊपर भगवान की कृपा हुई, ऐसा एक नैरेटिव तब सेट हो गया था उस दौरान। तो तिलक जी को इन सब लोगों का मत परिवर्तन करना पड़ा और उनके मन में स्वराज्य के लिए इच्छा जागृत करनी पड़ी। ऐसे बहुत बड़ा कार्य तिलक जी ने किया। और मेरा पर्सनल उनसे रिलेशन ऐसा है कि 2014 में ओम राउत नाम के एक डायरेक्टर है, जो तानाजी के डायरेक्टर थे, उनने एक मराठी में सिनेमा बनाया था लोकमान्य नाम का, लोकमान्य टिळक के ऊपर ही बेस्ड था। उसमें लोकमान्य टिळक के थ्रू एक मैसेज दिया था कि हमें अपने से बाहर उठ के समाज के लिए भी सोचना चाहिए और समाज के लिए कुछ करना चाहिए। तो इससे मैं बहुत प्रभावित हुआ और फिर पुस्तक लेखन वगैरह के इसमें चल पड़ा। तो अब हम आज के विषय में आते हैं। आज का विषय है भारतीय इतिहास के पुनर्लेखन की आवश्यकता। अब इतिहास ये ऐसी चीज है कि जिसकी वजह से हमें अपने देश के बारे में, अपने खुद के बारे में या अपने समाज के बारे में एक अभिमान महसूस होता है या शर्म महसूस होती है। हमें कौन सा इतिहास बताया जाता है, कौन सी क्या नैरेटिव हमारे सामने ये इतिहास की वजह से रखता आता है, इससे हमें पता चलता है कि हम कौन है, हमारा फिलहाल का अस्तित्व क्यों है। इस सब का रीजन हमारा इतिहास रहता है। और मैंने एक फेसबुक पे एक पोस्ट पढ़ा था, वो बहुत मुझे अच्छा लगा था, शायद आपको भी अच्छा लगे। कि जब एक तब पितृपक्ष का ड्यूरेशन था और तभी एक बंदे ने लिखा था कि मैं मेरे एंसेस्टर्स को बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि इतने सारे आक्रांताओं आने के बाद भी आप हिंदू रहे और सनातन धर्म की पूजा करते रहे। ये इसलिए पता चला क्योंकि हमें अपने जो सैक्रिफाइस हुए अपने लोगों ने, आज हम जो पूरा दुनिया जी रहे हैं उसमें बहुत लोगों ने बलिदान दिए हैं होते हैं, बहुत लोगों के सैक्रिफाइस होते हैं, ये हमें पता चलने बहुत जरूरी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ है कि हमें एक साइड का ही इतिहास बताया गया, या किसी का नैरेटिव सेट करने वाला ही इतिहास हमारे सामने रखा गया। और एक होलिस्टिक इतिहास जिससे हमें हमारे देश के बारे में, हमारे समाज के बारे में प्राउड फील करे, ऐसा इतिहास हमें पता नहीं चला। मतलब मैं अभी अगर खुद का ही एक एग्जांपल दूं तो मेरी दादी जो थी वो हिंदू महासभा में एक सभासद थी। और वो तब जब वीर सावरकर हमारे मराठवाड़ा में आए थे, तब मेरे दादी को उनका स्वागत करने का सौभाग्य मिला था। अब ये मुझे जानने के बाद मुझे मेरे परिवार के ऊपर बहुत गर्व महसूस होता है। तो ऐसा इतिहास जब हम हमारे राष्ट्र के बारे में पता चले तो हमें हमारे राष्ट्र के बारे में गर्व महसूस हो, उसके बारे में कुछ करने की चाह बढ़े और हम कुछ कर पाए। लेकिन जो आप एक लाइन देख रहे हो आपकी स्क्रीन पे कि until the lion tells his side of the story, the tale of the hunt will always glorify the hunter। इसका मतलब यही है कि हमारा जो इतिहास है वो एक दूसरे इंसान ने, जो हमारा नहीं है, ऐसे इंसान ने हमारा इतिहास हमें बताया। और या हमारे देश पे जिसका प्यार नहीं है, इन लोगों से ही हमें हमारा इतिहास पता चला। और हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री या एक नेगेटिव नैरेटिव में ही हम जीते रहे। और अभी भी काफी लोगों को अपना जो ऐसा इतिहास है जिससे हमें बहुत खुशी हो, अभिमान जागृत हो,
ऐसा इतिहास हम तक पहुंचाया नहीं गया। तो आने वाले हम कुछ मिनट में ऐसा देखेंगे कि कैसे कैसे चीजों पे हम पे लाया गया, हमारे हम पे थोपा गया, कौन सा इतिहास हमें बताया गया, लेकिन कौन सा इतिहास बताना चाहिए था। ये हम आगे आगे जैसे स्लाइड्स बढ़ेंगे वैसे हम देखिए। तो हम रामायण महाभारत से ही शुरू करते हैं। रामायण महाभारत को हम हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में नहीं रखते। हमने क्या किया, तो उसको माइथोलॉजी इस वर्ड के नीचे डाल दिया, और माइथोलॉजी ये वर्ड ही मिथ्या से आता है। तो हमने कहीं तो खुद को ऐसा बताया है कि ये कुछ हमारे इतिहास का पार्ट नहीं है, हमें पता नहीं है हुआ भी है या नहीं हुआ है। मतलब अनफॉर्चुनेट चीज ऐसी है कि एक लेखक है हमारे देश में जिनने इन सब के ऊपर ही 20-25 किताबें लिखी है। उनको जब सवाल पूछते हैं तभी भी वो पूरे कन्विक्शन से ये नहीं बोलते कि ये माइथोलॉजी नहीं है, हिस्ट्री है। जैसे शिवाजी महाराज हुए, जैसे गांधी जी हुए, उतने ही राम भगवान भी हमारे यहाँ हो चुके हैं, आ चुके हैं। राम हो, कृष्ण हो, अर्जुन, ये सब कैरेक्टर्स हमारे देश में इस धरती पे आ चुके हैं। ये हम कन्विक्शन से नहीं पता था। लोगों को रामायण ये वर्ड का मतलब भी नहीं पता होता। किसी को अगर आप पूछोगे तो रामायण का मतलब हम ऐसे बताते कि राम की कथा, जो बल्कि बल्कि बहुत गलत उसका मीनिंग है। रामायण का मतलब होता है कि राम की यात्रा। अब इसके भी दो पहलू हैं। राम की यात्रा हम एक नजरिए से देख सकते हैं कि जो राम जी ने अयोध्या से लंका तक यात्रा की, वो यात्रा, या राम जी एक साधारण मानव के ही रूप में पैदा हुए थे, लेकिन वो मानव से एक भगवान हुए। मतलब एक पुरुष से पुरुषोत्तम की जो यात्रा थी, उसे हम रामायण कह सकते हैं। लेकिन हम इस तरीके से इतिहास नहीं सिखाया जाता। दूसरी बात, महाभारत की भी अगर आप देखो तो खुद व्यास जी ने कहा है कि जयो नामे इतिहास होयम, कि ये जय नाम का इतिहास ही है। उनने कहीं और कोई कंफ्यूजन नहीं था कि ये हुआ है नहीं है। हमें ये भी पता है कि उसके जो सेलेस्टियल्स चीजें दी है कि इस ग्रह ये जगह पे था, वो था, उसके सब एविडेंस हमारे पास है। स्टिल वी पुट इट इन अ माइथोलॉजी केस। एक एग्जांपल देता हूँ कि शिवाजी महाराज जो थे, जिनके वजह से आज हम सब हिंदू है, वो उनके पे संस्कार जो थे वो उनके माताजी ने की थी। और माताजी ने के संस्कार में सबसे बड़ा हाथ रामायण और महाभारत के कथाओं का था। अब एक मिनट सोचो कि अगर शिवाजी महाराज भी ये रामायण और महाभारत को एक माइथोलॉजिकल स्टोरीज है ऐसे कह के उनको निग्लेक्ट कर देते, या सिर्फ वो कहानी में ही उलझ जाते, तो शायद आज हम ये सब बात नहीं कर पाते। महाभारत और रामायण की इतनी बड़ी खासियत है कि रामायण ये हमें रिलेशनशिप मेंटेनेंस के भी लेसन्स देता है कि भाई भाई में रिलेशन कैसा हो, पिता पुत्र में रिलेशन कैसा हो, माता पुत्र में कैसा हो, पति पत्नी में कैसा हो, इन एक राजा कैसा हो, हर एक रिलेशन के बारे में हमें सिखाता है, जो आज के जनरेशन को या अभी के पूरी दुनिया को, ना कि सिर्फ भारत को, इस रिलेशनशिप एडवाइस की बहुत जरूरत है। लोग टूटते जा रहे हैं एक दूसरे से, तो ये रामायण ही ऐसी चीज है जो हम अगर हमारे इतिहास में उसके बहुत बड़ा भाग दे तो उसको हम बच्चों तक या आने वाले जनरेशन तक अच्छे से पहुंचा सकते हैं। रामायण महाभारत भगवत गीता की और एक खासियत है कि ये सब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की चीजें हैं। लेकिन आप अगर भगवत गीता का ही नरेटिव नरेटिव आप देख लो, तो उसका एक गीता सार करके है, जिसमें वहां पे लिखा है कि तुम क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओ। अभी ये ऐसा वर्ड सेंटेंस है कि इससे हमें कोई बहुत क्या बोलते हैं, कुछ लाइफ में करने की मदद नहीं होती। या ये सेंटेंस कहीं पे भी गीता में मेंशन नहीं है कि ऐसे कहीं भगवान ने खुद कहा है कि तुम क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे। लेकिन ये एक गलत नैरेटिव भगवत गीता का सेट कर चुके हैं। आज के हर सेल्फ हेल्प बुक आप देखोगे तो वो भगवत गीता पे आधारित है। कि जो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया है कि तुम खुद ही आपके अपने लाइफ पे जो हो रहा है उसके ऊपर आप जिम्मेदार हो। कोई ऊपर से तुम्हें आशीर्वाद नहीं देता, तुम अपने आप को ही बड़ा करते हो या अपने आप को छोटा करते हो। सिर्फ ये लाइन पे इस दुनिया के ऑलमोस्ट सब सेल्फ हेल्प बुक जो अमेजोन पे आप
बेस्ट सेलिंग्स में देखते हो उस पे आधारित है। लेकिन हम भगवत गीता पे के पास नहीं जाते, हम ये सेल्फ हेल्प बुक्स के पास जाते हैं जो फॉरेन ऑथर्स ने लिखे हैं। और दूसरी चीज बहुत नेगेटिव भगवत गीता की हमें हमारी पॉपुलेशन में है कि ये एक बुढ़ापे में पढ़ने की बात है। बल्कि वो बहुत गलत है कि भगवान श्री कृष्ण ने बुढ़ापे में किसी को ये मार्गदर्शन नहीं किया था, ये बल्कि एक युद्ध के पहले किया था, जब उसके जीवन मरण का प्रश्न था, तब भगवान ने उन्हें भगवत गीता बताई थी। और हमारे जीवन में भी हमें ऐसे बहुत सारे प्रसंग आते हैं कि हमें डिसीजंस लेने में तकलीफ होती है, डिप्रेशन में हम जाते हैं। आजकल आप देख रहे हो सुसाइड्स वगैरह का भी बहुत है। इसके सबके आंसर्स हमें इस भगवत गीता में मिल जाएंगे, हमारे इतने बड़े बड़े ग्रंथ में मिल जाएंगे। लेकिन इसे हमने अपने जनरेशन से, अपने यूथ से कहीं तक कोसों दूर रखा हुआ है। उसके बाद आता है वेद और उपनिषद। इसकी तो हम चर्चा भी नहीं करते। मतलब रामायण महाभारत भगवत गीता की कहीं तो हमारे डिस्कशन में रहता है, लेकिन वेद और उपनिषद का तो कहीं चर्चा में भी नहीं है। और जो हमारे संस्कृति के आधार स्तंभ है, मतलब कोई भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के टैगलाइंस देखोगे तो ये वेद और उपनिषद के कोई कोई लाइंस में है। इवन हमारा सत्यमेव जयते जो है वो भी हमारे उपनिषद में आता है। लेकिन इसका हमारे इतिहास में के नरेटिव में या इतिहास में हमें रखाया नहीं जाता न। और जो भी पब्लिक डोमेन में इसके ट्रांसलेशंस इंग्लिश में वगैरह है, वो सब फॉरेन ऑथर्स ने की है, या हमारे पास जो इजीली अवेलेबल टेक्स्ट है ये सब फॉरेन ऑथर्स के हैं। अभी आपको और वेद और उपनिषद की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर एक एग्जांपल देके आपको बता रहा हूँ कि आप अगर एक लैपटॉप लेते हो या एक मोबाइल खरीदते हो, तो उसके साथ एक डॉक्यूमेंट आपको मिलता है जिसके हम यूजर मैनुअल कहते हैं। ये मोबाइल अगर आपको अच्छे से मेंटेन करना हो, आगे अच्छे से उसका यूज बहुत ज्यादा ड्यूरेशन के लिए करना हो, तो आप कैसा यूज करें, क्या ना करें, क्या करें, ये सब उसमें दिया रहता है। लेकिन हमारे जीवन के लिए ऐसा यूजर मैनुअल कौन सा है? तो हमें हमारे संस्कृति ने ये वेद और उपनिषद का हमें सामने दिए है कि जिससे जो हमारी यूजर मैनुअल्स है, हमारे जीवन की यूजर मैनुअल्स है। लेकिन हमने इसको आसपास भी हमारे इतिहास के या हमारी संस्कृति के रखा नहीं। जो सिर्फ कुछ ही घर है जिसमें इसके पठन होता है या उसका अर्थ पता होता है। जनरली आजकल के बच्चों को कितने वेद है और कितने उपनिषद है, इसका भी नॉलेज नहीं है। अ, ये हमारे पुरातन ग्रंथ के बारे में। थोड़ा और आगे आके हम देखेंगे तो हड़प्पा और मोहनजोदारो। हड़प्पा और मोहनजोदारो के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो हमें सिर्फ दो तीन चीजें ही बताई जाती है कि एक तो उनका टाउन प्लानिंग कैसा था, एक उसमें ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, या उसमें कोई खिलौने कैसे मिले। लेकिन ऐसे माध्यम से हमें उसको उसके बारे में सिखाया नहीं जाता कि आप लोग जो आज जी रहे हो, आपका जो समाज है, उसका और हड़प्पा का कैसा रिलेशन है, तो उनकी संस्कृति कैसी थी, और उनकी संस्कृति कैसी थी और हमारी संस्कृति कैसी थी है, इस सब का एक सिमिलरिटी कैसा है उसको बताया नहीं जाता। इवन अगर आप हड़प्पा मोहनजोदारो के बारे में देखोगे तो उसके जो भगवान थे वो अनेक भगवान थे, जैसे हमारे भी है। वो भी खेती करते थे जैसे हमारी भी खेती है, हम भी खेती करते हैं। हमारा राष्ट्र 70% खेती पे डिपेंड है। उन वो प्रकृति को भगवान मानते थे, हम भी प्रकृति को भगवान मानते हैं। तो ये जो हमारा एक हमारे पूर्वजों से नाता है, उसका कनेक्ट हमारे इतिहास में कहीं दिया नहीं जाता। बल्कि उसका फोकस इतना ही है कि कैसे खिलौने मिलते हैं और कैसा ड्रेनेज सिस्टम वहां पे है। जो बहुत एक सिटी डेवलपमेंट के बारे में हम जब सोचते हैं तो ये ड्रेनेज सिस्टम ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि जिसके बारे में हमें सिखाना पड़े। लेकिन इस पे ही फोकस रहता है। अभी हम और थोड़ा आगे आएंगे। आपकी स्क्रीन पे अभी दो शख्स का फोटो आपको दिखेगा। एक एक है अलेक्जेंडर और एक है चाणक्य। अगर आप गूगल आप खोलोगे और सिर्फ अलेक्जेंडर टाइप करोगे तो गूगल अपने आप ही प्रॉम्प्ट करेगा कि अलेक्जेंडर द ग्रेट।
विकिपीडिया का भी नाम अगर देखोगे तो अलेक्जेंडर द ग्रेट है। अभी उसको ग्रेट हम क्यों कहते हैं, इसके मतलब आप ही बताओ कि इसमें क्या ग्रेट जैसा है कि उसने पहली बात अवस्था नाम के जो धर्म ग्रंथ था पारसियों का, उसको जलाने के ऑर्डर दिए। सेकेंडली, जो मसागा करके जब वो भारत पे आक्रमण करते आ रहा था तो उनको एक मसागा नाम का एक छोटा सा राज्य मिला जिनसे वो जीत नहीं पा रहे थे। उनको वो इसलिए वो जीत नहीं पा रहे तो उसको हराने के लिए उसने रात में सबको मार देने के ऑर्डर्स दिए ऐसे। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारा पुरु राजा था, उसको जिसको पोरस भी कहा जाता है, उसका टेरिटरी आज के पंजाब के हाफ था। ऐसे राजा ने अलेक्जेंडर को ऑलमोस्ट इक्वल मतलब हराया था, ऐसे कह सकते हैं कि हराया ही था। और हमें क्या बताया गया कि अलेक्जेंडर हम दुनिया जीतते जीतते आया। वैसे देखे जाए तो वो दुनिया तो जीता नहीं था, वो बहुत कम एरिया जीता था। वो तो चंद्रगुप्त मौर्य से भी कम एरिया जीता हुआ था। तो दुनिया जीतते जीतते आया, यहाँ आके उसने पोरस को हराया। वो पोरस को खुश होके कुछ दिया, ऐसे हम एक इतिहास पढ़ते हैं। और वापस क्यों गया तो उसकी सेना थक गई। लेकिन हम अगर थोड़ा सोचे तो ऐसी सेना कब थकती है, जब जीतती है। कोई भी जीती हुई सेना नहीं थक सकती। जो सेना हारती है वो थक जाती है, उसे आगे बढ़ने का कोई मोटिवेशन नहीं रहता। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा इतिहास कोई और लोग लिख के गए और हम आज तक उसको फॉलो कर रहे हैं। तो जो इतिहास है अलेक्जेंडर का, वो ग्रीक के लोगों ने लिखा हुआ है। इसलिए आज भी अगर आप देखोगे तो उनको उसको हम ग्रेट कह रहे हैं, 2000 साल से इस बंदे को हम ग्रेट कह रहे हैं। और देवपुत्र कहा जाता है, सिकंदर कहा जाता है, बच्चों को नाम रखा जाता है उसका। लेकिन वो उसके बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता है। बल्कि मेरा कहना है कि जो लेफ्ट साइड में अपने फोटो देख रहे हैं चाणक्य जी, उनको एक्चुअली हमने ग्रेट कहना चाहिए। उस उनको हमें हमारे देश का एक बहुत बड़ा इंसान के रूप पे हमें पेश करना चाहिए, हमारे इतिहास में पेश करना चाहिए। क्योंकि जो वल्लभ भाई पटेल ने 1948 में किया, जब हमारा देश 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स में बिखरा बिखरा हुआ था, उसको एक करने का काम, यूनिटी बनाने का काम जो वल्लभ भाई पटेल जी ने किया, वो चाणक्य ने 2000 साल पहले किया था। जब जनपद और महाजनपद अपने ऐसे ही बिक चुके थे, और भारत वर्ष ऐसा एक नहीं रहा था, तब चाणक्य ने सबको एक होने की आज्ञा, एक किया उनको। 19 साल के एक लड़के को इस देश का सम्राट बनाया, चंद्रगुप्त मौर्य को। बिना हाथ में तलवार लिए इतना बड़ा काम किया। और ऐसा काम जो हमें आज तक उसके उनके अर्थशास्त्र का, उनके नीतियों का आज तक हमें उसका लाभ होता है। हमारे देश के जो लीडर्स है वो उनके मार्ग पे चलते हैं। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो उनने शुरू की थी, वो दुनिया में आज भी उसका हम पालन करते हैं, देश में भी हमारे पालन होता है। और उनने जो हम पे संस्कार दिए कि लोगों को समझना होगा कि राष्ट्र की उन्नति से ही भारत की उन्नति है, ये संस्कार हमें दिए। वो ये भी कहते थे कि माँ के गर्भ के साथ साथ इंसान एक संस्कृति से भी जन्म लेता है, और उस संस्कृति का नाम भारत संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है। ऐसे महापुरुष को हमें ग्रेट कहना चाहिए, ना कि ऐसे इंसान को जो हमसे हार चुका है और वापस गया है। तो ये एक हमें खुद को देखना होगा कि किसे ग्रेट कहना है, किसे नहीं कहना है, किसे हमारे हीरोज बनाना है, किसे हमारे विलन बनाना है। अभी आप देखोगे तो आपकी स्क्रीन पे दो कॉलम्स है। लेफ्ट साइड के कॉलम्स में है मोहम्मद गजनी है, मोहम्मद गोरी है, तैमूर है, बाबर है, अकबर है, औरंगजेब है, खिलजी है। अगर आप इन सब का एक कॉमन इतिहास देखें तो सब ने तीन चीजें की, मेजरली की। एक, हिंदुओं पे बहुत बड़े बड़े टैक्स लगाए। सेकेंडली, हमारे मंदिरों का विध्वंस किया। और तीसरा, बहुत बड़े पैमाने में धर्मांतर किए। लेकिन हमने क्या किया, हमने इन सबके नाम में से कहीं के नाम हमारे रोड्स को दिए, हमारे स्टेशंस को नाम दिए।
अब खिलजी की बात बताऊं तो खिलजी ने एक वक्त में 1 दिन में 30,000 बच्चे और महिलाओं को का धर्मांतर किया। लेकिन उसको रात तक पता चला कि शायद उनमें विद्रोह का चिन्ह दिख रहे थे, तो सिर्फ वो शायद के बलबूते पे उसने उस सब 30,000 लोगों को मारने के ऑर्डर्स दिए। और इस पे अभी हम ऐसे ऑर्डर्स दिए और ऐसे हमें हमने देखा तो ऐसे हर जन ने किया हुआ है। तैमूर की बात करें तो वो उसने तो हैवानियत की हर सीमा पार कर दी थी। जब वो भारत में आया था लड़ते लड़ते, तब हमें पता है कि एक्चुअली तब खून की नदियां बही हमारे देश में। और ऐसे कहते हैं कि जब वो लड़ रहा था, तब दुनिया का जो पॉपुलेशन था उसके 5% पॉपुलेशन ये एक अकेले इंसान ने उस पे मार दिया था, उनको खत्म किया था। मतलब आज भी, तब तो ना और एटम बम थे ना कोई बड़े बड़े रफाल फाइटर प्लेन, कुछ नहीं था, लेकिन तभी भी उसने इतने लोगों को मारा था। आज भी शायद वर्ल्ड वॉर 2 के समय भी इतनी बड़ी पॉपुलेशन नहीं मरी थी, लेकिन उसने मारा था। इतनी लेवल की हैवानियत थी। और अनफॉर्चुनेटली हम हमारे बच्चों के नाम तैमूर रखे जाते हैं। ये इतना ही गलत है जितना अगर हम अपने बच्चों के नाम रावण या दुर्योधन रखे। शायद उससे भी वो ज्यादा हैवान था और उसने ऐसे काम किए, लेकिन हमने इनके नाम बड़े बड़े जगहों पे दे दिया है। अब दिल्ली में जाओगे तो अकबर रोड है, लकीली आज औरंगजेब रोड नहीं है, लेकिन शाहजहां रोड है। और हमारा पूरा इतिहास इतना दिल्ली सेंट्रिक रखा हुआ है कि हमें ये लोग हमारे देश के सम्राट लगते हैं, जिनने हमारे लिए, इस देश के लिए, इस समाज के लिए कुछ नहीं किया। और अगर आप राइट साइड में देखो, राइट साइड में किन लोगों के नाम है, राजा सुहेल देव, लचित बोरफुकन, शिवाजी महाराज से राणा प्रताप तक, इनका कंट्रीब्यूशन देखिए। इनने क्या किया, तो हमें हमारे देश के में लोगों को आजादी दिलाई, एक सुराज्य देने की कोशिश की। और हमने क्या किया, हमने इन सबको लोकल रखा। मतलब महाराष्ट्र के बंदे के लिए शिवाजी महाराज भगवान है, लेकिन आसाम में उन आसाम के लोगों ने शायद उनका नाम भी नहीं सुना होगा। लचित बोरफुकन ये आसाम में बहुत बड़े भगवान की तरह है, उनको पूजते हैं, उनका बहुत बड़ा कार्य था। लेकिन वो महाराष्ट्र में काफी कम लोगों को पता है। तो जितना मैंने देखा है, जितना संघ से जुड़े हुए लोग हैं उनको थोड़ा पता रहता है उसके बारे में, नहीं तो उसका इनका नाम भी नहीं सुना है। और हम देखेंगे चोला राजाओं का, उनका तो इतना बड़ा हाथ है हमारे इतिहास में, लेकिन उनको हमने तमिलनाडु के राजा तक ही रखा। जो चोला राजा थे उनने तो इतने बड़ा साम्राज्य बनाया था कि तमिलनाडु से लेके उड़ीसा, बंगाल, म्यांमार, इंडोनेशिया, कंबोडिया, यहाँ तक उनका साम्राज्य था। और उनके जो सबसे महान योद्धा थे, राजेंद्र चोला करके, उनकी तो एक बहुत प्यारी कहानी है, जो हमारे देश की एकता को बहुत अच्छी तरह से बताती है कि जैसे कोई उत्तर प्रदेश के बंदे के लिए गंगा माँ माँ जैसी है, वैसे ही तमिलनाडु के लिए कैसी माँ जैसी है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल उनने सेट किया कि उनने एक तालाब बनाया था अपने राजधानी में, जो जब वो गंगा को जीते, गंगा तक उनकी सैन्य पहुंचा, तो उनने गंगा माँ से मतलब थोड़ा थोड़ा पानी लाके अपने यहाँ तालाब बनाया। और वो अपने आप को गंगाई कोंडा कहने में बहुत गर्व महसूस करते थे। गंगाई कोंडा का मतलब है जिसने गंगा माँ को जीता है। मतलब इतना बड़ा साम्राज्य करने के बाद भी उनके लिए ज्यादा गर्व की बात क्या थी, तो हम मैं गंगा तक पहुंच पाया, गंगा माँ की दर्शन कर पाया। ये हमारे संस्कृति के, ये हमारे राष्ट्र के असली हीरोज है, ना कि सिर्फ तमिलनाडु के हैं या शिवाजी महाराज ना कि सिर्फ महाराष्ट्र के हैं। वो देश के हीरो है, वो देश के सम्राट थे। और इनमें से किसी का भी ऐसा प्लान नहीं था कि मुझे, फॉर एग्जाम्पल शिवाजी महाराज है तो सिर्फ मराठी लोगों के लिए स्वराज्य बनाना है, बाकी के लोगों का कोई संबंध नहीं। ऐसे नहीं था, उनको इस हिंदुस्तान को ही स्वराज्य हिंदुस्तानियों को ही स्वराज्य देना था। और हम देखेंगे तो कृष्णदेव राय कृष्णदेव राय तो विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक थे, जिनने हमें एक बहुत गोल्डन पीरियड दिया।
ऐसा इकोनॉमिक पावरफुल देश हम तब थे जब ऐसे कहते हैं कि जैसे आज हमारी सब्जियां रोड पे बिकी जाती है, वैसे उनके समय हम्पी में और पूरे साउथ में गोल्ड सिल्वर डायमंड ये रोड पे बिके जाते थे। ऐसे लेवल की हमारी साम्राज्य था और इतने वो रिच थे। लेकिन इनका और एक बहुत खूबसूरत पहलू ये भी है कि ये आज के जनरेशन को फिटनेस फ्रीक जॉर्ज बन रहा है उसको भी एक अच्छे से प्रभावित कर सकता है। उनके बारे में एक दिलचस्प कथा है कि सुबह के समय वो एक सर्टन अमाउंट ऑफ तेल पीते थे और वो इतना व्यायाम करते थे कि इतने एक्सरसाइज करते थे कि वो पूरा तेल उनके पसीने से बाहर आ जाए। इतने तक वो मतलब इतना व्यायाम करते थे और एक्सरसाइज करते थे, विच इज अ वेरी गुड इंस्पिरेशन फॉर टुडे जनरेशन कि हमारे राजा जो थे वो भी इतने फिटनेस को सामने रख के आगे अपने फिटनेस बढ़ाते थे। और मतलब ऐसे इतिहास से अगर हम ऐसे प्रकार से अगर हम इतिहास सामने रखें तो हमारे आज के जनरेशन को एक बड़े हीरो मिलेंगे। हरिहर बुक्का का आप देखो, हरिहर बुक्का ऐसा है कि जिनने मतलब हमें ऐसा इंस्पिरेशन दे सकते हैं कि सब खत्म होने के बाद भी हम अगर वापस खड़े रहे तो एक विजयनगर जैसा बड़ा साम्राज्य हम बना सके हैं। उनने उनको उनके गुरु ने जो विद्यारण्य स्वामी थे, उन उनने उनके आशीर्वाद से इनने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और वो बाद में 300 साल तक राज करते रहे और हमें एक अच्छे दिन साउथ इंडिया को वो दे सके। और तो गुरु शिष्य परंपरा जो है उसके लेसन्स हमें इस हरिहर बुक्का के माध्यम से मिलते हैं। राणा प्रताप के बारे में हम जानते हैं कि उनका भी बहुत शौर्य है और शिवाजी महाराज जिनने स्वराज्य की स्थापना की, उनके जो इंस्पिरेशन थे वो ये कृष्णदेव राय थे, विजयनगर साम्राज्य था, राणा प्रताप था। सो दे वर इंटरलिंक्ड बिटवीन ईच अदर। और शिवाजी महाराज की तो मतलब वो जब जिंदा थे तब की तो हमें सबको पता है कि उनका कार्य बहुत बड़ा है, उन्हें स्वराज्य स्थापना किया। लेकिन उनके जाने के बाद क्या हुआ? उनके जाने के बाद संभाजी राजे बने और संभाजी राजा की मौत के बाद भी अराउंड 20-25 साल मराठाओं के लिए कोई राजा था नहीं जो जिसको देख के मराठा लड़ सकते हैं। लेकिन शिवाजी महाराज ने ऐसे एक एक इंसान में स्वराज्य की भावना स्थापित की थी कि हर एक बंदे को लगता था कि ये स्वराज मेरा है। मतलब मैं शिवाजी महाराज के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं मेरे लिए लड़ रहा हूँ। ऐसा मैन मेकिंग मैनेजमेंट स्किल्स जो शिवाजी महाराज में थे वो आज के टेक्स्ट बुक्स में होनी चाहिए, जिससे हम एक अच्छे राष्ट्र की निर्मित की बात कर सकते और हम हमारे आज की जनरेशन को एक मतलब भारत का कार्यकर्ता बनाने में हम आगे बढ़ा सकते हैं। और एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट ललित आदित्य जी का भी हमने अगर इतिहास देखेंगे तो वो कश्मीर के राजा थे और इनके वजह से जो उत्तर पश्चिम से जो आक्रमण हुए वो 300 साढ़े 300 साल तक पोस्टपोन हुए। अगर मतलब उनने सिर्फ कश्मीर ही जीता नहीं, वो तो तुर्किस्तान तक उनके साम्राज्य था, तुर्किस्तान से बंगाल तक उनका साम्राज्य था। और उनके वजह से जो मैंने कहा कि बाहर से आक्रमण जो हो रहा था वो रुका रहा। उसके बाद राजा सुहेल देव के जैसे भी 150 साल तक रुका रहा। ऐसे हर एक का कोई ना कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जिनकी वजह से आज हमारी सभ्यता सनातन धर्म जीवित है। अभी ये थे हमारे सब हीरोज। लेकिन हमें जैसे अपने हीरोज पता होने चाहिए और हीरोज हम अपने पर्सपेक्टिव से सेट होने चाहिए। वैसे हमें अपने विलन्स भी अपने पर्सपेक्टिव से हमें सेट करने होंगे। हम दुनिया के सबसे बड़ा विलन हम मानते हैं हिटलर को। लेकिन अगर आप ठीक से देखो तो हिटलर ने हमारे देश को क्या किया, देश की क्या नुकसान की? वैसे देखे जाए तो एक तरीके से मदद ही हुई। अपने दुश्मनों को उसने वीक किया, सुभाष चंद्र बोस को हेल्प किया। लेकिन हम सबसे बड़ा विलन किसको मानते हैं? हिटलर को मानते हैं। लेकिन आप अगर सिर्फ भारत के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारे सबसे बड़े विलन जो थे वो लॉर्ड मैकलॉय था। लॉर्ड मैकलॉय सबसे बड़ा विलन था। विंस्टन चर्चिल था, रॉबर्ट क्लाइव था, लॉर्ड कर्जन था। ये हमारे देश के सबसे बड़े विलन थे जिनने
हमारे जो हमारी सोने की चिड़िया थी, जिस वहां से हमें एक गरीब देश बनाया, थर्ड वर्ल्ड कंट्री बना दिया। लॉर्ड मैक्लॉय ने देखा कि हमारे अगर इस देश को तोड़ना है, इस देश पे राज करना है, तो हमें इसके शिक्षण पद्धति पे आघात करना होगा। और उसने फिर रिसर्च शुरू किया। तो उसमें दो लोगों ने उसमें रिसर्च किया था। एक था डॉक्टर लेथनर करके, और एक मुनरो करके थे। उनको बताया था कि अब इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको जरा देखो, उसकी लिटरेसी रेट कितनी है, ये सब की सर्वे करो। तो उनको पता चला कि नॉर्थ में अगर आप देखोगे तो 97% ऑफ लोग लिटरेट है, और साउथ में, अगर साउथ इंडिया में देखोगे तो 100% लोग लिटरेट थे। तो ऐसा हमारा देश सिर्फ 150 साल पहले तक इतना लिटरेट था। और उनने लिटरस इतने लिटरेट होने का रीजन देखा, तो रीजन ये था कि वो टाइम हमारे देश में अराउंड 7.5 लाख गांव थे, और 7.5 लाख में से 7,30,000 गांवों में गुरुकुल थे। और इन गुरुकुल के वजह से हमारी संस्कृति जुड़ी हुई थी, हमारे लोग एक साथ थे, अच्छी शिक्षण पद्धति थी, अलग 18 अलग अलग विषय बच्चों को सिखाए जाते थे। लेकिन इनको इनने स्टडी करके देखा, तो पता चला कि हमें अगर इस पे राज करना है तो इस गुरुकुल पे हाथ आघात करना होगा। और उनने अब आप पढ़ोगे तो वी मस्ट एट, मैक्लॉय ने अपने मिनट्स में ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये बताया था कि वी मस्ट एट प्रेजेंट डू अवर बेस्ट टू फॉर्म अ क्लास हु मे बी इंटरप्रेटर्स बिटवीन अस एंड द मिलियंस whom we govern, a class of persons, Indians in blood and color, but English in taste, in opinion, in morals and in intellect. तो आप समझ सकते हो कि इनको ऐसे लोग चाहिए थे जो रंग से ब्राउन हो, लेकिन विचार से इंग्लिश हो, जिनको भारत की चीजें इंफीरियर लगे, वेस्ट की चीजें सुपीरियर लगे। और फिर उनने उस तरीके से उनका अपना एजुकेशन सिस्टम चेंज करने की शुरुआत की। 1840 के आसपास पहला कॉन्वेंट स्कूल खोला, जो कलकत्ता में उनने खोला, और वहां से कॉन्वेंट स्कूल्स की तादाद बढ़ती गई। और हमारे जो प्राचीन विषय थे, इन सब पीछे हटते गए। अगर आप ठीक से रिसर्च हम करेंगे तो पता चलेगा कि हमारे जो वेद उपनिषद ये सब जो लिटरेचर था, उस सबका ट्रांसलेशन हुआ वही ड्यूरेशन में, अराउंड 1850 के आसपास मैक्स मिलर वगैरह कोई लोगों ने किया। अगर ऐसा है कि वो ट्रांसलेशन करने के भी योग्य नहीं थे, तो ये जो वाक्य है कि सिंगल शेल्फ ऑफ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी इज बेटर देन होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया, ये गलत, ये सही होता अगर ये उसका कोई उपयोग नहीं होता। लेकिन उन्होंने ट्रांसलेशन किया, हमारे पुराणों को जो या ओरल ट्रेडिशन को माइथोलॉजी डिक्लेयर कर दिया, और ऐसे एक एक स्टेप बाय स्टेप वो हमारे एजुकेशन सिस्टम पे आघात करते गए। और सबसे अनफॉर्चुनेट बात यह है कि 30 से 40 साल में, मतलब विद इन वन जनरेशन, वो सक्सेसफुल हुए। हमारे यहाँ, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि लोगों को अच्छा लगने लगा था कि इंग्लिश, इंग्लैंड आके हम पे राज कर रहा है। और इसका इतना अभी इफेक्ट है कि ये जो लास्ट में आप लाइन देखोगे, सिविलाइजिंग द नेटिव, एजुकेटिंग द नेशन, ये हमारे आज के एनसीईआरटी के बुक का, हिस्ट्री के बुक की एक टाइटल है। जो वो जो क्या बोलते हैं, लेसन में मैक्लॉयर इसके बारे में दिया है, उसका टॉपिक है सिविलाइजिंग द नेटिव। और इस पूरे भी क्या बोलते हैं चैप्टर में कहीं पे भी ऐसा दिया नहीं है कि ये जो मैक्लॉय ने किया या ये जो ब्रिटिश ने किया, इससे हमारी संस्कृति खराब हुई, इससे इंग्लिश का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट बढ़ गया, इससे हमारी बहुत अधोगति हुई, ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है। उल्टा इसका नाम ऐसा हमारा होना चाहिए था, हाउ ब्रिटिश डिस्ट्रॉयड आवर एजुकेशन सिस्टम। लेकिन यहाँ पे नाम है सिविलाइजिंग द नेटिव, एजुकेटिंग द नेशन। और इसके वजह से हमारे, अगर आज भी आप देखोगे तो इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश जिसको आता है वो होशियार माना जाता है, उसको वो ही एक टैलेंट का एक मेजरमेंट बन गया है। मतलब उसके वजह से इतना ऐसा हो गया है कि जिसको इंग्लिश कम आता है लेकिन बाकी में अच्छा टैलेंट है, वो अपने आप को कम समझने लगा है।
मैं खुद सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से आता हूँ, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करता हूँ, तो उससे मुझे और बहुत ऐसे लोग दिखाई देते हैं कि टैलेंट बहुत है उनको, कोडिंग या इसके बहुत अच्छा नॉलेज है, लेकिन सिर्फ इंग्लिश वीक है, इसलिए वो पीछे रह जाता है। और हमारे जो सिर्फ इंग्लिश करके जो शो ऑफ अच्छा से कर पाते हैं इंग्लिश का, वो आगे बढ़ पा रहे हैं। ये जो हमारी शिक्षण प्रणाली हुई है कि इसको इंग्लिश को ज्यादा इम्पोर्टेंस देना और हमारे मातृभाषा को कम देना, इसमें इसके वजह से बहुत इम्पैक्ट हो रहा है, और ये साइकोलॉजी हमें बदलनी होगी। लकीली अभी जो एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने लाई है, शायद उससे हम कुछ होप्स कर सकते हैं। और ऐसे मैकलॉय और इनके नैरेटिव के बाद एक बहुत बड़ा नैरेटिव हम पे थोपा गया, वो था, सबको हमें पता है, आर्यन इन्वेजन थ्योरी, जो आज के भी बुद्धिजीवी जो है वो सच मानते हैं। ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी क्या थी? ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी ये थी कि कुछ लोग जो साउथ रशिया में थे, जिन उसमें से कुछ यूरोप की तरफ माइग्रेट हुए और कुछ भारत की तरफ माइग्रेट हुए, और इन लोगों ने जो भारत के इंडिजिनियस लोगों हैं उनके साथ युद्ध किया और उनको मार दिया या साउथ में ढकेल दिया। उन वो अराउंड और उन्हें यहाँ के वेद लिखे और ऐसे सब। लेकिन अगर हम रिसर्च करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जब कोई इन्वेजन होता है तो यहाँ बहुत बड़े युद्ध होते हैं, सिटीज विलेजेस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और हमें ऐसे कोई एशेज मिलते हैं, बहुत कुछ एविडेंस मिल जाते हैं। लेकिन जो लास्ट 70 साल में रिसर्च हुआ उसमें पता चला कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। फिर बाद में जो मैंने कहा कि जो अभी भी रंग से ब्राउन है लेकिन दिमाग से गोरे है, इनने और एक थ्योरी बनाई, आर्यन माइग्रेशन थ्योरी, कि युद्ध वगैरह नहीं हुआ था, सिर्फ लोग आके यहाँ सेटल हुए, यहाँ सेटल होके वेद और इनका वेद लिखे, जो बहुत कास्टिस्ट है ये सब को उसका एक नरेटिव दिया। लेकिन हम जब उसकी स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि ये सब उनके कारण करने का ये था कि उनको ये बताना है कि हिंदुइज्म जो है वो बाहर से आया हुआ रिलीजन है, हिंदुइज्म ये एक ऑपरेसिव रिलीजन है, संस्कृत आप पे थोपी हुई लैंग्वेज है, ये कोई आपके मदरलैंड लैंग्वेज है नहीं। लेकिन ये सब झूठ है। और हमारे रिसेंट एविडेंस से पता चलता है, जो हरियाणा में या कहीं जगह पे एक्सकेवेशंस हुए, उसमें पता चला कि जो अराउंड 9,000 साल पुराने कुछ एक्सकेवेशंस मिले, तो उसमें ऐसे मूर्तियां मिली जो योगा पोज में है। हमारे आज जो महिलाएं कॉस्ट्यूम पहनती है, वो उस कॉस्ट्यूम से संलग्न ऐसे कोई कॉस्ट्यूम्स के डिजाइन मिले, ऐसे काफी चीजें मिले। उनका जो ये एआईटी थ्योरी, आर्यन इन्विजन थ्योरी या माइग्रेशन थ्योरी मानते हैं, इनका कहना है कि वेद उनने आके लिखे, लेकिन वेद जब लिखे गए उसमें ऋग्वेद में सरस्वती नदी का उल्लेख है, और सरस्वती नदी ये 1500 बीसी में ही लुप्त हुई थी। तो अगर वेद इनने बाद में आके लिखे तो सरस्वती नदी का कैसे उल्लेख हो सकता है? ऐसे आप अगर देखोगे तो ये सब फैब्रिकेटेड हिस्ट्री है, जिससे हमें ऐसे दिखाना था कि यू आर रेशियली इंफीरियर, और हम जो बाहर से आए हैं, मोस्टली इंग्रज, ब्रिटिश, वो हमारे राजा है, और तुम खुद ही बाहर से हो, तो तुम्हें स्वराज्य क्यों चाहिए? मतलब उन्हें ऐसा हम पे एक फीलिंग देना था, थोड़ा मेटाफोरिकल देके। या बॉलीवुड मूवीज में ऐसे दिखाया जाता है कि वो बच्चा जब बड़ा होता है तो उसको पता चलता है कि ये जो माँ बाप है वो हमारे माँ बाप है ही नहीं, हाँ, मैं अडॉप्टेड था। तो ये जो फीलिंग थी वो हमें हमारे देश को, ये आक्रांताओं को देनी थी, ब्रिटिश को देनी थी। और सबसे बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि आज भी लोग ये मानते हैं और इसको सच मानते हैं। बल्कि उल्टा था कि हमारे लोग, हम इतने पावरफुल थे और हमारे यहाँ सब सिविलाइज्ड सब कुछ था, कि हम बाहर ट्रेड करने या कुछ करने जाते थे तो वहां पे कुछ हमारे डीएनए के सैंपल्स मिले थे। एक केजीबी एजेंट है जिनका नाम मुझे अभी याद नहीं, रशिया के, उनने कहा था कि हाँ, भारत तब से सिविलाइज्ड है जब यूरोप जब केव्स में रहता था और उनको अब तक आग जलानी भी ठीक से पता नहीं थी, उस टाइम से भारत की सिविलाइजेशन चालू है। ऐसे उसने खुद किया हुआ स्टेटमेंट है। और इन ऐसे सब प्रोपोगेंडा की वजह से हम ऐसे देखते हैं कि जो हम सोनिया की सोना की चिड़िया थी,
वो ऑलमोस्ट 18 सेंचुरी तक एक गरीब राष्ट्र होते होने के समय के लिए स्टार्ट हो गया था। और ब्रिटिश जाने तक तो जो हम 35% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी हमारा होता था 17 18 सेंचुरी तक, वो कम होके 3% तक रह गया। आज भी 70 साल के बाद भी अ, हमारा कुछ 7-8% ही कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में। और ये मतलब आप अगर कंपेयर ठीक से देखोगे तो ये एक हमारे जब साइकिक पे वार होता है, हमारे साइकोलॉजी पे वार होता है, उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी में भी होता है, सिविलाइजेशन वाइज होता है, हर जगह पे होता है। लेकिन ये सब जो हुआ मोस्टली बाहर के लोगों ने किया, बाहर के लोगों ने हमारे पे हम नैरेटिव सेट किया। लेकिन अपने लोगों ने क्या किया वो भी हम देखेंगे। हमें 1947 में आज़ादी मिली, और 1947 में आज़ादी मिलने के बाद 1952 के आसपास एक गाना आया, एक मूवी का, कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो इससे हमें ऐसा दिखाया जाता है कि जो कुछ हमें आज़ादी मिली, हम वो सिर्फ नॉन वायलेंस कांग्रेस इनकी वजह से ही मिली। जो कांग्रेस जो एलन ह्यूम ऐसे नाम के ब्रिटिश अधिकारी ने जो बनाई थी, ऐसे संस्था की वजह से ही हमें आजादी मिली। ये जो आप बीच में फोटो देखते हो, उसमें भी है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण रथ चलाते थे, वैसे वो जगह पे गांधी जी बैठे हैं और हमें स्वराज मंदिर की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये एक नैरेटिव सेट करने की बात तब शुरू हुई। और ऐसा नैरेटिव की वजह से ऐसे हुआ कि जो दूसरे स्टाइल से लड़ रहे थे, रेवोल्यूशनरीज थे, उनका इंपॉर्टेंस बहुत कम हो गया। और उनका नैरेटिव ऐसे सेट किया कि कहीं कहीं सेक्शंस में ये रेवोल्यूशनरीज है, कुछ जवान है, गर्म खून है, और कुछ कर बैठे। लेकिन ऐसा नहीं था, दे वाज वेरी मच ऑर्गेनाइज। उनका हम इतिहास पढ़ेंगे तो एक से दूसरा इंस्पायर हो रहा था, दूसरे से तीसरा हो रहा था, और पूरे देश में रेवोल्यूशनरीज की भी बहुत बड़ा हाथ था हमारे आजादी में। अगर ये हाथ नहीं होता तो इंडियन नेशनल आर्मी जो जवाहरलाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी, उसमें 50,000 से ज्यादा सैनिक भर्ती नहीं होते, जिसमें महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, सब थे। ये हम ऐसा एक अलग एक ही नैरेटिव का इतिहास हमारे तक रखा गया क्योंकि कुछ लोगों को बड़ा करना था। और एक बहुत बड़ी चीज हमारे टेक्स्ट बुक्स में और हर जगह से छुपाई गई, वो थी जो 1946 में रॉयल नेवी म्यूटिनी हुई, जिसमें हमारे नेवी ने जो ब्रिटिशों के लिए लड़के वापस आ रही थी, जो 20,000 से ज्यादा सैनिक थे और 80 से बड़े युद्ध नौका थे, जो बॉम्बे और इस जगह पे तैनात थे, बॉम्बे में थे, कराची में थे, कलकत्ता में थे, हर जगह पे ये म्यूटिनी हुई। और ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह हुआ कि अभी आप देश छोड़ के चले जाओ। और इसके बारे में कहीं पे भी उल्लेख नहीं है। और ये म्यूटिनी को ना मुस्लिम लीग ने सपोर्ट किया, ना इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सपोर्ट किया। इसलिए वो फेल हुई वगैरह ऐसे कहते हैं। रेड फोर्ट ट्रायल्स हुए। और ये म्यूटिनी की तो इतनी बड़ी खासियत थी कि जब हमारे देश के सैनिक 25 लाख के आसपास सैनिक जो वर्ल्ड वॉर 2 जीत के, एक्चुअल ब्रिटिश ब्रिटिश जीते मतलब हमारे सैनिक लेके ही गए थे, वो वापस आ रहे थे, वो गुस्सा थे। और ब्रिटिशों का पूरा जो पावर था हमारे ऊपर, वो ये सैनिक के ऊपर डिपेंड था। अगर सैनिक है तो वो हम पे राज कर सकते थे, नहीं तो नहीं कर सकते थे। इसका प्रमाण ये है कि जब क्लेमेंट एटली भारत आए, कुछ 1956 के आसपास वो वापस आए थे, और तब उनको पूछा गया कि आप देश छोड़ के क्यों गए। तो उनका एक स्टेटमेंट था कि इरोजन ऑफ लॉयल्टी टू ब्रिटिश क्राउन अमंग द इंडियन आर्मी एंड नेवी पर्सनल एज अ रिजल्ट ऑफ मिलिट्री एक्टिविटीज ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो इससे हम समझ सकते हैं कि क्या रीजन था कि जिसके वजह से हमें आजादी मिली। लेकिन हमारे इतिहास में एक तरफा ही इतिहास बता के इन सबको एक सेकेंडरी स्थान दिया गया। क्लेमेंट एटली को आगे जाके ये भी पूछा कि नॉन वायलेंस का कितना हाथ था, तो उन्हें एक स्माइल देके कहा था कि मिनिमल हाथ था करके। तो इसमें हम देख सकते हैं कि किसने हमें आजादी दिलाई है और किसने नहीं।
मेरा कहना है कि अभी जो हमें इतिहास पुनर्लेखन करना है, वो ऐसे नहीं कि जो आज तक अभी तक जिनको हीरो बोला उनको अब विलन कर दो और सिर्फ अभी हम बोलेंगे उनको हीरो करो। ऐसा नहीं है। जो हुआ है, सबने बहुत तपस्या की है, सबने बहुत बलिदान दिए, सबने बहुत अपनी जीवन खपाया है। लेकिन हमारे सामने या हमारे आने वाली पीढ़ियों के सामने कोई भी विदाउट एनी प्रोपोगेंडा इतिहास रखो। एक सच जो फैक्ट्स है वो हमारे सामने रखो। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, कि हम बोलते कि पूर्ण स्वराज की पहली बार मांग कांग्रेस ने की 1930 के आसपास। ठीक है कि कांग्रेस ने उसकी मांग की, लेकिन उसके नीचे एक लाइन ये भी ऐड कर दो कि उसके 20 साल पहले स्वतंत्र वीर सावरकर ने भी इसकी घोषणा की थी, जब कांग्रेस सिर्फ एक दो ही सब चीजों के लिए मांग कर रही थी। तब स्वतंत्र वीर सावरकर ने पूरे स्वराज की मांग की थी। ये हम जो है वो सामने रखो। जो मैंने पहले कहा कि रेवोल्यूशनरीज का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं था, वो सिर्फ इनऑर्गेनिक स्टाइल से ही लड़ते थे, वो भी नहीं था। हम विक्रम संपत जी ने जो सावरकर के ऊपर बुक लिखी है उसमें भी उनने उल्लेख किया है कि सावरकर जी ने के जो बुक्स थे वो भगत सिंह का जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन था उसके एंट्रेंस बुक्स थे। मतलब अगर आपको रेवोल्यूशनरी बनना है तो भगत सिंह ये पूछते थे कि आपने सावरकर जी को पढ़ा है कि नहीं। तो ये भी सब इंटरलिंक था और इनका भी एक बहुत बड़ा इतिहास है जो आज की जनरेशन को पता हो और हमें एनलाइट करना चाहिए। ये रहा हमारा नरेटिव, इंडिपेंडेंस का नरेटिव। लेकिन हमने इंडिपेंडेंस के बाद हमने क्या किया, या इंडिपेंडेंस के बाद वाले सरकार ने क्या किया, कि जिनने हम पे राज की थी, हमारे पे राज किया था ब्रिटिशों का, पूरा कल्चर उनने उनका हमने हमारे पे ले लिया। और वही समय पे बाकी लोगों ने क्या किया। जापान ने भी कोरिया पे राज किया था, लेकिन कोरिया ने क्या किया कि जापान जैसे उनको आजादी मिली तो जापान के साथ कंपटीशन स्टार्ट किया कि हमें इनको हराना है, हमें इनके जो स्ट्रांग पॉइंट है वहां तक हमें पहुंचना है। तो आज देखोगे तो कोरिया टॉप 10 इकोनॉमी में है, बहुत अच्छा कर रही है। दूसरा इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया को पे भी डच ने 150 साल तक उनने भी राज किया था, लेकिन उनने अपने इतिहास में बहुत कम इम्पोर्टेंस इस कोलोनाइजेशन को दिया और अपने संस्कृति के और अपने लोगों को बढ़ा चढ़ा के बता दिया। और हमने क्या किया, तो हमारा इतिहास जो अगर भारतीय इतिहास सामने लाए तो पहली बात आती है मुगल और दूसरी बात आती है ब्रिटिश। जो हम कम इसमें लिख के छोड़ सकते थे या उस पर ज्यादा फोकस नहीं करते तभी भी चलता था, क्योंकि उसमें बहुत दर्दनाक चीजें हैं जिसकी वजह से हमें अपने देश के बारे में बहुत प्राउड फील नहीं होता। ऐसे कई चीजें हैं जिसपे हमें ध्यान देना होगा। अब ये आगे हम थोड़ा देखें तो इतिहास हम जब कहते हैं तो सिर्फ इतिहास ये डायनेस्टी आया, इस डायनेस्टी ने इनको हराया, ये बाहर से आया, इसने उनको हराया, यही तक इतिहास सीमित नहीं है। आज जो हम समाज देख रहे हैं, आज जो दुनिया जी रही है, उसमें हमारे देश ने क्या कंट्रीब्यूट किया, ये भी इतिहास का बहुत बड़ा अंग है। मैं तो कह रहा हूँ सबसे बड़ा अंग होना चाहिए, क्योंकि आज के समाज में या आज की दुनिया में भारत का सबसे बड़ा हाथ है। एक आप स्क्रीन पे जिनका एक सेंटेंस देख रहे हो, विल डूरेंट करके थे, जो अमेरिकन हिस्टोरियन कम राइटर थे, जो 1930 में भारत आए और उनने भारत की पढ़ाई की। उसमें उनने उनको पता चला कि, और उन्हें एक बुक लिखा केस ऑफ इंडिया करके। उसमें एक लाइन है कि इंडिया वॉज द मदरलैंड ऑफ अवर रेस, संस्कृत द मदर ऑफ यूरोप्स लैंग्वेजेस, शी वॉज द मदर ऑफ आवर फिलोसॉफी, mother through the Arabs of much of our mathematics, mother through the Buddha of the ideals embodied in Christianity, mother through the village community of self-government and democracy. Mother India is in many ways the mother of us all. मतलब इससे पता चलता है कि वी आर द लैंड ऑफ मनी फर्स्ट। हमने काफी चीजें इस दुनिया को दी है। हमारा स्थापत्य कला हो, कुछ भी हो, जिसमें हम बहुत अच्छे, बहुत अग्रणी अग्रेसर थे। और हमारा कंट्रीब्यूशन एस्ट्रोनॉमी में था, मैथमेटिक्स में था, मेडिसिन में था, आयुर्वेद। सबको पता है कि ऐसा एक कोई संस्कृति ने कोई पैथी दी है, ये हमें पता नहीं है, जो हमारे देश ने दी है। हम
जब इतिहास पढ़ते हैं तो पाइथागोरस का नाम लेते हैं, लेकिन हम बौद्धायन का लेते नहीं है। और ये मुझे नहीं पता चलता कि अगर हमारे पास प्रूफ्स है, सब कुछ है, तो हम दुनिया को ये क्यों नहीं बताते कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम से पहले, पाइथागोरस से पहले बौद्धायन शास्त्र में उसका उल्लेख है, तो आप नाम चेंज कर सकते हो। हम आप हमें अपना खुद का मार्केटिंग खुद को ही करना होगा दुनिया के सामने, अपने पहले देशवासियों के सामने। सुश्रुत संहिता में प्लास्टिक सर्जरी का उल्लेख है, जिसको नोबेल प्राइज वगैरह दिया जाता है, जो हमारे ऑपरेशंस और इस सब में पहले से ही था। बॉडी को ऑपरेट कर सकते हैं, ये पहले हमारे देश ने बताया, और अब बाद में जाके उसमें सर्जरी और ये आगे बढ़ी। प्लास्टिक सर्जरी का भी, और हमारे देश की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि हम बहुत उसका एक अवडंबर या बहुत कुछ बड़ा नहीं करते थे। एक सिंपल वे से हम एक महान चीज बता देते थे कि एक प्लास्टिक सर्जरी का ही देख लो कि जो योद्धा इंजर्ड आते थे, अगर किसी की नाक टूट जाती थी, तो सुश्रुत जी जो अपने फोरहेड का स्किन है वो उल्टा करके नाक पे लगा देते थे। इतना सिंपल चीजें होती थी, और जिसको हम अब बड़े बड़े हम नाम देते हैं। और एक एग्जांपल है, कुछ 3-4 साल पहले कोई जापान या कोई साइंटिस्ट को एक नोबेल प्राइज मिला है कि उसने प्रूव किया कि फास्टिंग करने से कैंसर सेल्स मरते हैं, या कैंसर पे प्रिवेंशन का काम कर सकते हैं। तो हमारे देश में तो एकादशी की परंपरा, एकादशी पे फास्टिंग की परंपरा काफी सालों से है, दशकों से है, हजारों सालों से है। लेकिन हमने उसको, हम उस तरीके से सामने नहीं लाते जो हमने करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि हमारे देश में पोटेंशियल नहीं है, हमारे पास है। एक हाल ही का ही हम एग्जांपल देख ले तो पीपीई किट्स एक भी हमारे देश में नहीं बनता था। 2 या 3 महीने में हमारी पोटेंशियल इतनी बढ़ी कि हम अब एक्सपोर्ट करने लगे हैं। ऐसी हमारे देश की ताकत है। और हमें इस तरीके से सुलभ शास्त्र हो या हर एक है जो जोर शोर से हमें देश को या दुनिया को बताना होगा। अनफॉर्चुनेट चीज है यह कि एक आज भी हमें हमारा नरेटिव बाहर ऐसा है कि एक बिग बैंग थ्योरी करके एक सिटकॉम है, एक वेब सीरीज है, आप देखोगे अगर किसी को पता होगा तो, अमेरिकन वेब सीरीज है। उसमें भी जब भी भारत का नाम आता है तो काऊ और एलिफेंट यहाँ पे ही खत्म हो जाता है। लेकिन हमें पता है कि वी आर मच मोर देन दैट। और हमें दुनिया को ये बताना होगा कि हम क्या थे और क्या है, हमने क्या दिया है। आपके शर्ट के बटन हो, आपका शैम्पू हो, आपके मोबाइल की बैटरी हो, ये सब ये हमारे देश ने दुनिया को दिया है, जो आज तक हम यूज करते हैं। और कुछ बीच के साल नहीं इन्वेंशन हुए, उसके रीजन ये थे क्योंकि हम स्वराज में नहीं थे, अपने खुद के इंडिपेंडेंट रूल में नहीं थे। लेकिन आज वापस हम हमारे पैरों पे खड़े हैं और कुछ दुनिया को दे सकते हैं। ऐसा इतिहास हमें हमें बताना होगा और आगे बढ़ना होगा। ये एक आप स्क्रीन पे देख रहे हो वो मोक्ष पट है, जिसको आज के लैंग्वेज में स्नेक्स और लैडर कहा जाता है। ये हमने घर पे बनाया हुआ है। ये हमारे वेदों में है। हमारे बहुत बड़े बड़े संतों ने इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये एक गेम था कि जिसके वजह से बच्चों पे ही एक अच्छे संस्कार हो सकता है। ये हम खुद घर पे भी बना सकते हैं, लेकिन हमें अपने इतिहास के पन्ने खोलने होंगे कि जिससे हमें ये पता चले कि इसका हम कैसे उपयोग करें। अभी इसी फोटो में देखोगे तो मोक्षपट में कि सीढ़ी आपके नीचे लिखा हुआ है कि वैराग्य हो, विवेक हो, या समाधान हो, सत्वगुण हो। इसके वजह से हमारी उन्नति होती है, हम हमारे लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सांप पे अगर आप देखोगे तो मत्सर है, मुंह है, दंभ है। इसकी वजह से हमारी अधोगति होती है, हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये एक सिंपल मैसेज अगर हम हमारे बच्चों को दे जो हमारे ऐसे इतिहास के पन्ने में छुपे हुए हैं, तो अच्छे इंसान हमारे देश में पैदा हो, और हमारा अच्छे लोगों से ही अच्छा देश बन सकता है। तो और ऐसे कुछ चीजों से हम हमारे बच्चों पे अच्छे संस्कार कर पाएंगे। एक सेक्शन है जो हमारे देश का नाम खराब करने के लिए यूज किया जाता है कि हमारा देश एक पुरुष प्रधान देश है। औरतों को एक सेकेंडरी
दर्जा दिया गया है, और मेल शॉविनिस्ट देश है, बल्कि वो बहुत गलत है। हमारे इतिहास कुछ सालों से अगर देखोगे तो महिलाएं घर पे थी, उसके भी कुछ रीजंस थे, क्योंकि बाहर से लोग आए और उन्होंने यहाँ पे बहुत हैवानियत की, उसकी वजह से उनको अंदर रहना पड़ा। लेकिन अगर हम ठीक से हमारा इतिहास देखेंगे तो महिलाओं का कंट्रीब्यूशन हर एक सेक्शन में था, और उनको इक्वल ट्रीटमेंट देते थे। और जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल रिलेटिंग टू पावर, तो हमारे देश में इतने सारे रानियां हो चुकी है, जो अगर आप गूगल पे भी देखोगे तो बाहर कोई भी देश में ऐसी इतने रानियां नहीं होंगी, एक या दो गलती से मिल जाएंगी जिसने हाथ में शस्त्र उठा के देश की रक्षा की है। ऐसे एक रानी झांसी की तो हमें सबको पता है, लेकिन वही ड्यूरेशन के आसपास एक लाल, जो मैंगलोर के पास एक राज्य है, सिटी है, उसकी रानी है अबक, रानी अबक्का महादेवी, जिनने पोर्तुगीज को 6 बार हराया है। और छठवीं बार उसके बाद भी वो हारी क्यों? क्योंकि उनके पति ने उनके साथ धोखा किया और पोर्तुगीज को मदद की, इसलिए वो हारी, ना कि उनमें काबिलियत नहीं थी। तो ऐसी रानी थी। दूसरी एक रानी है केलाड़ी चिन्नम्मा करके, हमें कितुर चिन्नम्मा पता है, लेकिन केलाड़ी चिन्नम्मा का डिसीजन पावर हम अगर देखें तो आप अगर इतिहास पढ़े तो आपको पता चलेगा कि केलाड़ी चिन्नम्मा ये शिवाजी महाराज के बाद में के टाइम की रानी थी, और केलाड़ी जो कर्नाटक में वो जगह आती है, वहां की वो रानी थी। और जब संभाजी राजा की का देहांत हुआ, उसके बाद राजा राम महाराज को छत्रपति बनाया गया, और उनको उनके भाभी ने, जो येसुबाई थी, उनको कहा था कि आप यहाँ मत रहो, यहाँ रहोगे तो औरंगजेब आके आप मराठाओं पे आक्रमण करेगा, और देश अपने स्वराज को कोई राजा चाहिए, तो आप साउथ में चले जाओ जहाँ जिंजी है, तंजावर है, और वहां सेफ रहो। तो वहां पे जाते समय जिनने मदद की उनको, वो केलाड़ी चिन्नम्मा थी। जरा सोचिए कि मुगल जैसे इतने बड़े आर्मी के खिलाफ इस केलाड़ी चिन्नम्मा ने डिसीजन लिया कि शिवाजी महाराज की वजह से आज मैं हिंदू हूँ, और मेरा फर्ज है कि इनको मेरा मुझे मदद करनी होगी। और राजा राम महाराज को उनको आश्रय देके केलाड़ी चिन्नम्मा ने मदद की। तो ये डिसीजन पावर भी महिलाओं का हमें सामने है। और हमें अहिल्या बाई के बारे में तो पता है कि जिनकी वजह से आज इतने सारे धर्म क्षेत्र बने हैं, घाट बने हैं, और हम उनके हजारों साल तक ऋणी रहेंगे कि जिनके वजह से हमें ये सब आज मिला। ये रहा पावर की बातें। नॉलेज की बातें देखें तो हमें पता है कि जब आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्रा में डिबेट हुआ था, तो उनमें की जो आर्बिटर थी या मध्यस्थ थी, वो एक औरत थी, उभया भारती नाम की, जो मंडन मिश्रा की बीवी थी। तो इतना तो हम समझ सकते हैं कि जब कोई मध्यस्थ रहता है या आर्बिटर रहता है, तो उसकी काबिलियत जो डिबेट करते हैं उनके ही लेवल की रहती है, या उनसे कभी ज्यादा भी हो सकती है। तो इतना नॉलेज होने वाले, नॉलेज परिधान करने वाली महिला हमारे देश में थी। ऐसे भी कहते हैं कि जो वेद जिन ऋषियों को पता चले, उन ऋषियों में ऋषिका भी बहुत सारी थी जिनको वेद पता चले, उनके मेडिटेशन से पता चले, और आज हमारे तक वो हम पे पहुंचाए गए। तो ये एक साइड ऑफ महिलाएं भी हमारे सामने रखी जाए, ना कि महिलाएं बहुत अबला रहती है और उनको कोई पुरुष का ही मदद लेनी पड़ती है। ऐसे कोई एक जेंडर को वीक बनाना, ये हमारे इतिहास ने हमें नहीं सिखाया। हमारा इतिहास बल्कि उनको स्ट्रांग बनाते, इक्वल ट्रीटमेंट देने के लिए सिखाता है। और हमारे महिलाओं के बारे में पर्सपेक्टिव ऐसे लोग लिखते हैं जो लोगों ने कुछ दशक पहले तक महिलाओं को वोटिंग राइट्स भी नहीं दिए थे, एक कंपनी में काम करने के लिए भी इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिए थे। ये हमारे बारे में लिखते हैं। तो हमें आगे बढ़ के अपने बारे में लिखना बहुत जरूरत है। अपने बारे में दुनिया को बताना, जोर शोर से बताना बहुत जरूरत है। तो मैंने जो अब तक बताया, रामायण से लेके इंडिपेंडेंस का नैरेटिव हो, महिलाओं के बारे में हो, हमारे मोक्षपट हो, इस सब नैरेटिव हमारे इवन लीडर्स भी यही चाहते हैं। नीड टू रीराइट हिस्ट्री फ्रॉम इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू, अमित शाह भी कहते हैं, शशि थरूर भी कह रहे हैं कि इफ यू डोंट नो वेयर यू हैव कम फ्रॉम, हाउ यू विल नो वेयर यू आर गोइंग। तो हमें आज ऐसे थ्रेशोल्ड पे है कि हम आगे जाके, लोग कह रहे हैं कि वी विल बी द सुपर पावर ऑफ दिस वर्ल्ड, और हमें अगर अब इस दुनिया को लीड करना है, तो पहले हमें डिसाइड करना होगा कि हमें किस तरह से हमारी संस्कृति,
हमारा इतिहास हमें आगे लेके जाना है। एक जस्ट एग्जाम्पल अगर दे तो अमेरिका और जापान का, कि दोनों भी इकोनॉमिकली सशक्त सशक्त बहुत बड़े राष्ट्र है, लेकिन अमेरिका में कोई स्पेसिफिक कल्चर है नहीं, वो वहाँ पे डिप्रेशन में लोग रह जाते हैं, ऐसे सब है। और जापान देखे तो जापान ने अपनी संस्कृति को अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, सबको साथ लेके ऐसे आगे बढ़े हैं। तो इस तरह से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें हमें और इवन अगर दुनिया में भलाई हो, हम ऐसे चाहते हैं, तो भारत को ही उसका लीडर होना पड़ेगा, क्योंकि अब तक ऑलमोस्ट जब से इंसान बने हैं तब से सबसे ज्यादा रूल करने वाला इस दुनिया पे भारत ही था। लास्ट 200-300 साल सिर्फ अगर छोड़े तो बाकी पूरे इसमें भारत ने ही इस दुनिया को मार्गदर्शन दिया है। अभी ऐसा है कि ये सब हो चुके बातें, लेकिन हम अब क्या कर सकते हैं हर एक लेवल पे, हम व्हाट इंडिया शुड डू। तो चार चीजें मुझे लगती है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो चीज है आईसीएचआर, जो इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च है, जो ह्यूमन रिसोर्स गवर्नमेंट की बॉडी है। उनका आप स्क्रीन पे देखोगे तो 2016 में एक्सपेंडिचर है सिर्फ 26 करोड़। 130 करोड़ का ये देश है जिसका सिर्फ हिस्ट्री के ऊपर का बजट इतना कम नहीं होना चाहिए। इसका जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, सो आई एम वेरी मच पॉजिटिव कि कुछ अच्छा हो इसके बारे में भी। तो हमें हमारे गवर्नमेंट ने भी इसमें दखल देना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे एक मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट किया था 1-2 साल पहले कि 4 साल हुए हमारे गवर्नमेंट को, लेकिन हमने इतिहास का एक भी लाइन चेंज नहीं किया। और हमें इतिहास की लाइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम हमारे बाकी चीजों से ही इतिहास पुनर्लिखन कर सकते हैं। मेरे हिसाब से नहीं, सिलेबस जो अब मेरा सेकंड पॉइंट है वो भी इम्पोर्टेंट है। हमारे सिलेबस भी बदलनी चाहिए। जो एक मेरे आज के सेशन में मैंने जो बताया कि कैसे सिलेबस में गलत तरीके से भी कुछ कुछ लिखा जाता है, वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चों का वही ड्यूरेशन रहता है जब एक सबकॉन्शियसली हमारे देश की नैरेटिव सेट हो पाएगा उस उनके जहन में। हमारे प्रधानमंत्री भी बहुत कर रहे हैं कि एक हैवलॉक और नील करके जो आइलैंड्स हैं अंडमान के, उनके उनने नाम चेंज किए। ये हैवलॉक और नील ऐसे थे, इन पे नाम थे कि वो ब्रिटिश जनरल्स थे 1857 में, और उनने हमारे काफी लोगों को मारा था। और 70 साल तक ऐसे नाम वाले आइलैंड्स हमारे देश में थे। तो चीजें चेंज हो रही है, लेकिन बहुत फास्ट होना चाहिए। इंडियन पॉपुलेशन ने भी उसमें आगे बढ़ना चाहिए। तो थर्ड चीज जो मेरा एक आइडिया है, जो मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगा, कि हिस्ट्री ओलंपियाड कि हाँ, मैंने खुद स्कूल में देखा है कि मैथ्स और साइंस ओलंपियाड रहते हैं, उसके एक सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। वैसे अगर हम एक हिस्ट्री ओलंपियाड भी शुरू करें, जो हिस्ट्री हम एक टेक्स्ट बुक बना के, जिसके उस टेक्स्ट बुक के बलबूते पे ये ओलंपियाड रखा जाए, और उसका सर्टिफिकेट को कोई वैल्यू रखे, स्पॉन्सर्स लेके या एक अच्छा प्राइज दिया जाए, तो बच्चों को जो हमें इतिहास बताना है, जिससे इस देश के बारे में प्यार निर्माण हो बच्चों में, ऐसा इतिहास अगर बताना है तो हम इस जरिए से भी कर सकते हैं। पूरा गवर्नमेंट नहीं करना चाहिए, ये मेरे हिसाब से गलत है। गवर्नमेंट, ये हमने चुनी हुई गवर्नमेंट है, वो अपने हिसाब से कर रही है। जब वो करेंगे तब सो करेंगे, लेकिन हम इस तरीके से हम भी अपने तरीके से कुछ कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फैक्ट बेस्ड हिस्टोरिकल ड्रामाज और मूवी, जैसे धीरे धीरे हम देख रहे हैं तानाजी वगैरह ऐसे मूवीज आ रहे हैं। संगम टॉक्स जो इतना अच्छा यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म उनने उनने बनाया है हमारे विचार सामने रखने के लिए, ऐसे और प्रमाण में हमें होने चाहिए, बनाने चाहिए, शॉर्ट फिल्म बनाने चाहिए, ड्रामास बनाने चाहिए, जो जोर शोर से हमारे भारत के रियल हीरोज के बारे में दुनिया को पता चले, हमारा नरेटिव चेंज हो, और हमें एक सशक्त भारत, और सिर्फ इकोनॉमिकली नहीं लेकिन कल्चर और सिविलाइजेशनल वाइज भी एक सशक्त भारत दुनिया को पता चले, और हम आगे बढ़ चुके। धन्यवाद। ये सिर्फ मैं वही कहना चाहता हूँ कि इंडियंस बिफोर नोइंग ग्लोरियस इंडियन हिस्ट्री, कि हनुमान जी जब उनको पता नहीं था कि हमें क्या पावर्स है, और जब जामवंत जी ने उनको बताया कि तुम क्या हो, तो वो उन्होंने बहुत बड़े कार्य करके दिखाया। मेरा प्रश्न ये है कि
जैसे आपने बताया कि सिलेबस में बहुत जगह हिस्ट्री में ऐसी चीजें लिखी है जो सही नहीं है, गलत है, और कई पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे सही इतिहास भी जाने। तो क्या कहीं कोई ऐसी वेबसाइट या ऐप या कुछ है जहाँ पे वो इस चीज से जुड़ सके, वो अपने बच्चों को सही जानकारी दे सके? तो एक तो है कि हमें वही हमें फिलहाल कमियां है कि हमारे पास ऐसा कोई ऑर्गेनिक चीज नहीं है। हमें एक इनऑर्गेनिक स्टाइल से या अलग अलग छोटे छोटे माध्यम में है कि फॉर एग्जांपल अभी संजीव सान्याल जी, हमें पता है कि वो बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च करके बुक्स लिख रहे हैं। लैंड ऑफ सिल्वर रिवर्स है, उनकी काफी बुक्स है जिन्हें हमारे हमें एनलाइट करते हैं और उन्हें अच्छे से रेफरेंस देके सब लिखा हुआ है। तो ऐसे बुक्स है, लेकिन वो कितना पहुंचेगा, मतलब उसके भी एक लिमिटेशंस है। लेकिन सिलेबस की ऐसी चीज होती है कि जो हर एक बच्चे तक पहुंचती है, तो इसलिए सिलेबस के लेवल का तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे बड़े बड़े लेखक हैं उनके बुक्स पढ़ के हम जरूर हमारा इतिहास हमारे बच्चों को बता सकते हैं। इवन सावरकर जी ने जो 6 गोल्डन पेजेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री लिखा है, वो बहुत एक्सटेंसिव, बहुत अच्छा बुक है। वो भी हम बता सकते हैं कि वो अलग माध्यम से कैसे हम अलग स्टाइल से जो इतिहास बताया है वो हम पे हमारे सामने आ सकता है। जो मैंने अलेक्जेंडर का जो एग्जांपल दिया वो वही बुक के आधार पे दिया हुआ है। सर, मैं 11वीं कक्षा का एक छात्र हूँ। मैंने ह्यूमैनिटीज ऑप्ट किया है और मुझे हिस्ट्री एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। और जैसा कि आपने बताया, मैं छठी कक्षा से इतिहास पढ़ता हूँ। मैंने ये सब अक्षरशः अनुभव किया है। मैंने कुछ दिनों पहले संदीप बालकृष्ण जी का 4th जनरेशन वॉरफेयर वाला भी टॉक सुना था, और उन्होंने बताया था कि हिस्ट्री वगैरह एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में कैसे कुछ ग्रुप के कुछ लॉबी ने उसको कैप्चर कर रखा है। तो मैं एज अ स्टूडेंट, मेरे लेवल पे मैं क्या कर सकता हूँ उससे? पहले मैं अभी कैसे मेरे ऑफिस में क्या करता था मैं आपको बताता हूँ। मैंने ऐसे देखा कि मेरे जो टेबल में बैठते हैं खाना खाने के लोग, मेरे क्यूबिकल्स में लोग हैं, उनके साथ ऐसे डिस्कस करता रहूं कि उनका नैरेटिव चेंज हो, उनको पता चले। तो आज मैं 100% बता सकता हूँ कि जो मेरे साथ लोग हैं उनका अभी नैरेटिव चेंज हो चुका है। तो हमें आपको खुद को वोकल रहना पड़ेगा, आपके खुद के बॉडी लैंग्वेज में, आपके खुद के आचरण में दिखना होगा कि आप कहीं भी गलती से भारत को नाम रख रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको सही लोगों के बारे में आपको खुद को जस्ट टू गिव यू एग्जांपल स्टेटस रख सकते हो। आज तो ये लोग काफी लोग कर रहे हैं, ये बहुत कम चीजें ऐसे नहीं, बहुत लोग कर रहे हैं। और आपके जो जनरेशन के लोग हैं ये खुद आप आपके खुद के बर्ताव से बता सकते हो कि हमारे कौन से हीरोज है और कौन से किसी को इग्नोर करना चाहिए, किसी को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए। जस्ट मतलब आपको एग्जांपल दे दूं कि आप अगर कोई बुक पढ़ते हो तो आप जाके आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, अरे मैंने ये पढ़ा, अरे ये तो पता भी नहीं था। मतलब मैंने जो मेरी किताब स्टार्ट की तो उसमें स्टार्ट रिसर्च ऐसे किया कि मैं दोस्तों को पूछता था कि मैं अपने देश के 5 राजाओं के नाम बताऊं, तो वो सब दिल्ली के राजाओं के नाम बताते थे। और उसमें भी बाबर, शाहजहां यही नाम आते थे। तो उनको फिर मैं करेक्ट करता था कि वो दिल्ली के राजा थे या कुछ एरिया पे थे जिनने हमारे देश का कोई भला किया नहीं था। भला करने वाले ये सब लोग थे। तो आपको ऐसे छोटे छोटे पैमाने पे आपको कुछ करना होगा जो आपके लेवल पे, आप पे भरोसा करके, आपके नॉलेज को देख के प्रभावित हो सके। तो मैं भी एक 10वीं का छात्र हूँ। और जैसे कि पहले ये मेरे पहले एक अभी जो प्रश्न पूछा उसको मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा कि हर एक को हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं रहता। मतलब हम एक अलग जो सोसाइटी के सब लोगों को हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं रहता, और रहता भी है तो वो लोग कहते हैं कि क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ना, क्यों डीप हिस्ट्री में जाना, जो अभी है प्रेजेंट उसको सुधारना चाहिए। बाद में मेरा सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि आपने बोला इतिहास, बट मैं बहुत लोगों से सुना है कि हिस्ट्री और इतिहास दोनों अलग है। इतिहास मॉरल कॉन्सेप्ट है, मतलब जो हुआ है उससे हमें क्या सीख मिलती है उस पे है। और हिस्ट्री है वो डेट्स पे फोकस करता है। तो हमें अपने मतलब बच्चों को हिस्ट्री सिखानी चाहिए या इतिहास? और थर्ड ऐसा क्वेश्चन है मेरा कि क्या कभी हमारा भारत एक राष्ट्र हुआ करता था, मतलब अभी जैसे हम नेशन कहते हैं वैसे ही हमारा भारत कभी राष्ट्र था या नहीं? थैंक यू। तो मैं पहले आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर देता हूँ कि हमारा राष्ट्र था, और ये जो नेशन जो कंसेप्ट है ये बहुत लेटेस्ट कंसेप्ट है। मतलब 1920 के आसपास ऐसे सब चीजें शुरू हुई कि वीजा बनाना या पासपोर्ट बनाना, ये जो अमेरिकन चीजों स्टार्ट हुई ये तब से चालू हुई।
अगर आप ऐसे पीछे पीछे देखोगे तो जो नेशन इस डेफिनेशन के अंदर आता है, ये सब अगर 500 साल देखोगे तो आज के जो नेशन है वो कोई भी एग्जिस्ट नहीं करते थे। जिसको हम ब्रिटेन कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन फॉर एग्जांपल, जिसने हम पे राज किया, इसलिए उसका एग्जांपल दे रहा हूँ, वो भी 500 साल तक उसका ग्रेट ब्रिटेन ये नाम नहीं था, वो इंग्लैंड, वेल्स और ऐसे सब में बिखरा हुआ था। तो ये कोई नेशन थ्योरी ही पहली बात नहीं है। लेकिन हम जो भारतीय है वो एक सिविलाइजेशनल वाइज हम एक साथ है। मतलब कश्मीर का कोई बंदा हो या कन्याकुमारी का हो, या अभी अगर देखो अभी अलग चीजें हैं, लेकिन पाकिस्तान या अफगानिस्तान के साइड का हो या बंगाल का हो, इन सबके जो श्रद्धा स्थान है, सबके जो हीरोज है, सबके जो फेस्टिवल्स है, ये सब सेम थे। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया चोला किंग का, जो था तमिलनाडु का, लेकिन उसके लिए भी गंगा उतनी मां समान है जितनी वो कोई यूपी के बंदे के लिए हो। तो ये एक राष्ट्र पहले से ही था, सिविलाइजेशन का हिस्सा। लेकिन ये जो नेशन कंसेप्ट है, ये वो वेस्टर्न कंसेप्ट है जिसमें लोग हमें फिट करना चाहते हैं। आपका और एक क्वेश्चन था कि हिस्ट्री और इतिहास के बारे में, राइट? तो हमें, आप सही कह रहे हो कि हिस्ट्री में हम लोग ना बहुत सारे ड्यूरेशंस में ही जाते हैं कि 50,000 बीसी में ये हुआ, 7,000 में ये हुआ, फिर 40-1500 में इससे ना ये सिर्फ एक मैकेनिकल चीजें बन जाती है। अगर आप हिस्ट्री ये वर्ड का ही ये करोगे तो इट इज अ स्टोरी, हमें एक स्टोरी के रूप में बताएंगे तो वो ज्यादा मजा आएगा। अगर मैं आपको इतना ही बताऊं कि शिवाजी महाराज ने 1658 में या 59 में अफजल खान को मारा, फिर 1660 में क्या शाइस्ते खान को ये किया, इसमें हम पढ़ेंगे तो मजा आएगा, या मैं आपको या शिवाजी महाराज और अफजल खान की पूरी हिस्ट्री जो हुई थी, वो पूरी घटनाएं कैसे हुई थी, ये मैं आप तक पहुंचाऊं तो मजा आएगा। ऑब्वियसली हम ऐसा इतिहास पहुंचाएंगे तो ही लोग इंटरेस्ट लेंगे। मुझे भी ये बहुत महसूस होता है कि आजू बाजू में लोग हिस्ट्री में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते, लेकिन हमको हिस्ट्री के ही हेल्प से हमें अपना जो से है, अपने देश का जो पॉजिटिव ये है बातें हैं, ये दुनिया के सामने लानी होगी। और उनको उनके, अगर अगर आप थोड़ा देखोगे ना, जिनको हिस्ट्री पसंद नहीं है, वो साइंस के साइड के लोग रहते हैं कि साइंस पे बहुत कि साइंटिफिक सोच वाले खुद को एक मॉडर्न भी समझते हैं और साइंस को ही भगवान मानने वाले थे। तो उनको भी अपने, जो मैंने एक स्लाइड बताई कि हमारी साइंटिफिक चीजें भी कितनी थी और हमारे देश में भी कितने इनोवेशंस हो चुके थे, इसका अगर आप नॉलेज लोगे तो हम आप उनके स्टाइल से उनको अपना इतिहास बता पाओगे। मतलब मैंने खुद के आजू बाजू में देखा है कि जब मैंने ये चीजें बताई कि अरे ये हमारे देश में हुआ है, अरे ये हमारे देश में हुआ है, ऐसे करके लोग प्रभावित हो जाते हैं, जिनका कोई मतलब वही जो आप बता रहे हो कि हिस्ट्री से कोई प्यार भी था नहीं, होता नहीं है, लेकिन ऐसे सब चीजों से आप उनको जिसमें हिस्ट्री इंटरेस्ट है, उस तरीके से उनको आप मोटिवेट कर सकते हो, और धीरे धीरे अपने अपना जो कहना है, अपना जो नैरेटिव है, भारत का नैरेटिव, वो आप उनके ऊपर उनको आप सिखा सकते हो। होप मैंने आपको जैसे आंसर चाहिए था वैसे दिया हो। श्रीनिवास जी, आपने जो विचार रखे वो वाकई बहुत अच्छा था। मेरा प्रश्न ये है कि इतने गौरवशाली इतिहास के बाद ऐसा क्या हुआ सन 1000 और उसके आसपास, उससे थोड़ा पहले थोड़ा बाद में, कि इतनी रिच कल्चर, इतनी गौरवशाली इतिहास के बाद हमारा देश एक के बाद एक हार ही झेलता चला गया और गुलामी की तरफ बढ़ गया। मेरा मतलब है, ऐसे क्या प्रिसाइज रीजंस हैं जो आपकी नजर में जो इसका कारण बने कि हम ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरते ही चले गए? मुझे मतलब जितना मैंने थोड़ा पढ़ा है, क्या पढ़ा है, उसमें थोड़ा मेरा पर्सपेक्टिव ऐसा है कि जो हमारी कास्ट सिस्टम का एक अलग चीजें हमारे, या वर्ण सिस्टम बनी कि उसमें जो विभागना स्टार्ट हो गया, उसके वजह से थोड़ा शायद उस ड्यूरेशन में उसका प्रभाव पड़ा। हम हिंदुओं में ही मतलब हिंदुओं में ही डिवीजन स्टार्ट हुए, जिसके वजह से एकता में प्रॉब्लम हुई, फिर जो भी आ रहा था वो जीतता रहा। और एक मैंने अजीत डोवल का ही एक स्टेटमेंट मैंने एक वीडियो में देखा है कि उनने भी कहा है कि आप हम पे जो भी
जिनने हमको हराया है, उसमें से ऐसे कोई भी नहीं था कि वो आए हमको हरा हरा के चले गए या यहाँ रहे। हर टाइम ऐसे था कि हमारे में से ही कोई लोग जो थे वो उनको मिल जाते थे और हम पे हमें हार सहनी पड़ती थी। जो आज तक है, ये हमारी एकता में ही इशू है, आ रहा है, और उसके वजह से बाहर के लोग हम पे हावी हो जाते हैं। और आप इवन अलेक्जेंडर के टाइम में अंबिका देखो, या शिवाजी महाराज के टाइम का देखो, या ब्रिटिश के भी बूटलिकर्स थे उनका भी देखो, हर चीज में हम में जो यूनिटी कम हुई उसके वजह से ही लोग हम पे आक्रमण कर पाए और कुछ कोई लोग जीत पाए। ये मुझे ऐसा लगता है कि वो जो ड्यूरेशन था कि हमें हमारी यूनिटी कम होती गई। हम शायद वो एक ड्यूरेशन थोड़ा सा पहले का है कि जिसमें हमारा हिंदू धर्म भी बटा हुआ था अलग अलग मान्यताओं में, वैष्णविज्म, शैविज्म, इस सब में हम बहुत उलझ गए थे और एकता जो थी वो थोड़ी कम होती गई। ये मेरा मतलब मेरा पर्सपेक्टिव ये है। सर आपने स्टार्टिंग में महाभारत और वो सब कहा था, तो टेक्स्ट बुक्स में हमें मेजर वर्ल्ड रिलीजन्स या वो सब होता है, तो उसमें कहते हैं कि इस्लाम का होली बुक कुरान है, क्रिश्चियनिटी का बाइबल है, तो हिंदुइज्म का गीता है। पर हिंदुइज्म में इतने सारे बुक्स है, तो सिर्फ गीता को ही क्यों आता है? मतलब ये कहाँ से स्टार्ट हुआ कि सिर्फ गीता ही बोल रहे हैं ये लोग? क्या हुआ है कि हमारे इतिहास, हमारे चीजों को एक वेस्टर्न व्यू से देखने की हमें आदत पड़ गई है कि अब्राहमिक रिलीजन्स का अगर एक बुक है तो फिर हम हमारे ढूंढने लगते हैं कि हमारा क्या है। लेकिन अगर आप सच में देखो, जो आपने सही कहा कि अगर कोई पूछे तो आपका एक बुक क्या है, तो उनको कहने का कि हमारा एक बुक नहीं, हमारी लाइब्रेरी है। वी आर डिफरेंट, वी आर नॉट लाइक यू। हम आपका एक आपकी जो धर्म पद्धति है वो अलग है, हमारा सनातन धर्म अलग है। हर एक को एक ही चश्मे से देखना ये गलत है। हमारी इंक्लूसिव पद्धति है, हम ओपननेस, हमारे ही धर्म से अलग अलग धर्म की उत्पत्ति हुई, बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, सिखिज्म हो, ये हर एक इससे हम एक्सेप्ट करते गए। सो वी आर डिफरेंट। हमको एक वेस्टर्न इससे देखना नहीं चाहिए, और ये पहले हमें अपने जहन में डालना होगा कि वी हैव अ लाइब्रेरी, वी शुड नॉट बी इनका क्या है तो चलो हम हमारा भी ढूंढते हैं। ऐसा नहीं है। भगवत गीता सिर्फ एक भगवान श्री कृष्ण ने इस पूरे लाइब्रेरी का क्रक्स दिया है, इतना ही। लेकिन बहुत इंटेंस सब कुछ है, वेद है, उपनिषद, पुराण, मतलब एक सांस में हम ये सब बोल भी नहीं सकते, इतने सारे नाम। अकॉर्डिंग टू मी ये शायद ऐसा है। मैं आपका ये व्याख्यान जो है बीच में से सुना। एक्चुअली मैं एक चीज अपना मतलब रखना चाहता हूँ कि भारतीय इतिहास के ऊपर पंडित भगवत दत्त जी ने जो है ठोस कार्य किया है भारतीय दृष्टि से। उनकी एक छोटी सी पुस्तक है हिंदी में, भारतीय संस्कृति का इतिहास, और 2 खंडों में बृहद भारतवर्ष का इतिहास वॉल्यूम 1 और 2 के रूप में हिंदी में है। तो मैं ये आपके साथ शेयर करना चाहता था। एक बार आप ये चैट में नाम डाल दोगे क्या? मतलब सबको नाम के साथ पता चल जाए। जी, मैं ऐसे करता हूँ, नाम दे देता हूँ, और यदि आपको पीडीएफ को हाँ पीडीएफ कॉपी यदि आपको चाहिए तो मैं ईमेल आईडी दे देता हूँ, आई कैन शेयर। और ये हार्ड कॉपी भी मार्केट में अवेलेबल है। वो सर अभी गीता और वर्ण सिस्टम की बात खड़ी हुई, तो मैंने ऐसा देखा कि जो भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम, ये चारों वर्ण मैंने बनाए, उनके क्राइटेरिया देते हैं गुण और कर्म। तो सर कहीं ऐसा हुआ है कि वर्ण तंत्र को जब हमने ट्रांसलेट किया दूसरी भाषा में तो उस वर्ण का कास्ट हो गया और उसका एक मिस इंटरप्रिटेशन हो गया, मिस ट्रांसलेशन हो गया, और ऐसी गलतियां बहुत जगह पे हुई है। तो हमें इस प्रॉब्लम को भी ध्यान रखना होगा कि आगे जब हम हमारा एक निरपेक्ष इतिहास लिखे, सभी पर्सपेक्टिव को नजर में रखकर एक इतिहास लिखे, तो ऐसी गलतियां वापस ना हो। तो सर उसके लिए क्या प्रोसीजर से प्रीलिमिनरी या प्री रिक्विजिट जो जरूरी हो आपके मत से, वो क्या होंगे? ये जो आपने स्टार्टिंग में कहा वही मेन है कि हमें भगवत गीता का ये जो एक्चुअल मैसेज है कि वर्ण क्या है, कि मैं अगर क्षत्रिय पिताजी का बेटा हूं तो मैं क्षत्रिय हूँ, मेरे कर्मों से मैं क्षत्रिय हूँ या नहीं, ये पता होना चाहिए। तो ये हर एक तक ये मैसेज जाना बहुत जरूरत है कि आप जो सिर्फ इसका जिसका बेटा है उसके ऊपर ही हम उसका धर्म बताते हैं या उसकी जात बताते हैं,
वो गलत है। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट चीज ऐसी है कि हमारे अभी कॉन्स्टिट्यूशन में ही ऐसी चीज है कि इसका ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, क्षत्रिय का क्षत्रिय होगा, अनलेस वी डू समथिंग एल्स, लाइक हमको बोनाफाइड वगैरह हम नहीं करते तब तक हम ये बदल नहीं सकते, वी आर बाय डिफॉल्ट दैट। तो शायद ये हम लोगों तक उनकी जात ऐसे नहीं बता सकते, लेकिन हम अपने जहन में तो डाल सकते हैं या लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि आप किसी के आपके जात के वजह से आप प्राउड फील करना या शर्म महसूस करना कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि सब इक्वल है। और हमारे हिंदू धर्म में ये सबको एक ही स्थान दिया है, कोई भी ऊंच नीच ऐसी नहीं है। और लोगों को एनलाइट करना ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस चीज में, क्योंकि लोग यहाँ तक पहुंचते ही नहीं है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और जो गलत लोग अपना नरेटिव सेट करते हैं वो इस जो नेगेटिव चीज है इसको बहुत बड़ा चढ़ा के हाईलाइट करके लोगों के सामने लगता है। तो हम जो सही डायरेक्शन में जाते हैं, जिसके वजह से देश की भलाई है, उनको भी उतना ही वोकल होना पड़ेगा और बड़ा चढ़ा के बताना होगा अपनी चीजें, ऐसे मुझे लगता है। जो आपने अभी जो मैंने पहले प्रश्न पूछा था उसके जवाब में जो आपने कहा कि वहाँ पे आई मीन हमारी इनफाइटिंग और यहीं की कमी, यहीं के कुछ लोग उधर मिल गए, ये वाली आपने जो दो मेन पॉइंट आपने दिए थे, एक तो कास्टिज्म और एक इनफाइटिंग। अब उस बारे में मेरा समझना ऐसा है कि यदि हम इस चीज को देखें तो शायद आज के समय में तो ये इनफाइटिंग और कास्टिज्म कुछ और ही ज्यादा नहीं बढ़ गया है, गोइंग इनटू पॉजिटिव डायरेक्शन, इंस्टेड ऑफ दैट वी आर गोइंग इनटू द नेगेटिव डायरेक्शन। इतना ज्यादा आजकल दलित अगेंस्ट रेस्ट and the Muslims and Hindus and the leftists and so they call themselves liberal also. I mean, I don't know how can they be called liberal, but still leftist and the liberals against the right wing. I mean, this infighting or this dissidence within country is at this moment I find or actually in my view कि ये तो बढ़ गई है उल्टा। तो मेरा मतलब है इस जंजाल से निकल के रियल प्रोग्रेस पे इतिहास जैसा गौरव प्राप्त करने की दिशा में जाने के लिए तो मुझे तो ऐसा लगता है ये और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा। आपके विचार? आपका भी सही है, इसमें मेरे दो पॉइंट्स है। एक मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने इवन यूट्यूब और ये सब जो देखता हूँ या पढ़ता हूँ, हमारे ही लोग थोड़ा उनको बड़ा करते हैं, जो हमारे जो विचार है। मतलब एक एग्जांपल आपको दूं तो XYZ कोई लेफ्टिस्ट है और उसने कोई हमारे हिंदू धर्म के बारे में कुछ गलत सलत बोला होगा, तो हम ही उसके बारे में इतना चर्चा करते हैं, उसके वजह से उसको एक बिना वजह की पब्लिसिटी मिल जाती है। और हमें लगता है फिर डिबेट्स रखते हैं, डिस्कशंस रखते हैं, जितना जिनकी टू बी यू आई डोंट नो वेदर द वर्ड इज राइट औकात है, उतना ही उनको इम्पोर्टेंस दो और उनका ही उतना ही उस पर डिबेट्स रखो या चर्चा करो। अपने ही लोग इसको बहुत बड़ा चढ़ा के डिस्कशन में लगाते हैं, और जिसको ये चीजें पता भी नहीं होती वहां तक पहुंच जाती है। जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, माय मदर इज नॉट वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, लेकिन ऐसे कुछ डिस्कशन हो जाते हैं कि वो टीवी लगाते ही वो दिख जाता है कि अरे ये ऐसे कोई तो बोला था, नहीं पता नहीं होता चल जाता है, लेकिन हमारे लोग ही उस पर बहुत फोकस करते हैं। ये एक चीज है। और दूसरा ये है कि जैसे मैंने कहा कि हमें अपने जो अपने आप को भारत का कार्यकर्ता मानेंगे, उनको बहुत वोकल होना पड़ेगा। उनको जितना अपने क्या बोलते हैं पावर के अंडर, कि अगर अभी मेरे पास कितनी है पावर कि मैं एक बुक लिख सकता हूँ, मैं ट्विटर फेसबुक इस जरिए मैं लोगों तक पहुंच सकता हूँ, किसी की और ज्यादा पावर होगी। ऐसे अलग अलग इसमें हमको अपने विचार कॉन्स्टेंटली हैमर करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो है दोनों का कॉन्फ्लिक्ट ये सदियों से है। कोई भी टाइम पे आप देखोगे तो ऐसे कभी भी कोई नहीं है, ना कोई भगवान थे, ना कोई इवन शिवाजी महाराज या कोई भी ग्रेट इंसान थे जिनको नेगेटिव चीजों का सामना नहीं करना पड़ा। शिवाजी महाराज के खुद के घर में प्रॉब्लम्स थे, उनके अपोज में थे, उनको मारना चाहते थे, खुद के घर में लोग थे जो स्वराज को बर्बाद करना चाहते थे। तो ऐसे हर समय में हर सेंचुरी में ऐसे लोग हो चुके हैं। लेकिन हमें जब हम दो चीजें है कि दो लाइन है,
तो हम दूसरों की लाइन कम करें या अपनी लाइन बढ़ाएं। तो आई फील कि हम अपनी लाइन बढ़ाने में मैं फोकस करता हूँ, दूसरे क्या करें और कैसे उनका प्रोपोगेंडा चलाते हैं वो जाने, लेकिन मेरा कहना है कि हम अपना प्रोपोगेंडा जो है वो जोर शोर से बताएं, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें इन्वॉल्व करें, तो ये नरेटिव सेट हो सकता है जो हम चाहते हैं और होना चाहिए। आपने जैसा बोला कि बुक्स पढ़ने चाहिए और ये, तो मेरा एक ऐसा क्वेश्चन है कि आर्टिकल्स या आप कौन से आर्टिकल्स या बुक्स या ऑथर्स सजेस्ट करेंगे जिनकी बुक्स या हम जैसे आइडियोलॉजीज फॉलो कर सकते हैं, हमें पता चल सकता है कि ऐसे ऐसे उनकी जो बुक्स, या जैसे हमें सबको पता है कि स्वामी विवेकानंद एक ग्रेट राइटर थे, उनकी बुक्स सबको पढ़नी चाहिए, जैसे वैसे भगवत गीता है, बट ऐसे और अननोन राइटर्स या ऐसे हिडन राइटर्स बुक्स पढ़नी चाहिए। मेरे अभी टॉप ऑफ द हेड 2-3 आ रहे हैं ना। वो एक तो संजीव सन्याल जी की पूरी सीरीज है, वो 2-3 बुक्स की है, वो जरूर पढ़िए। एक लेटेस्ट एक बुक आई है, वो शायद बेस्टसेलर भी हुई है। मनुषी सिन्हा करके एक राइटर है जिन्हें सैफरन सॉर्ड्स लिखा है, वो भी एक अच्छी बुक है। मैंने जो अभी सावरकर जी की बुक बताई वो भी है। इवन बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी अच्छे अच्छे हैं जो अपने को इजीली, जैसे संगम टॉक्स है वैसे ही, जो हमें अपना इतिहास हमें बताता है। छोटे छोटे कुछ क्लिप्स भी है जिससे हमें पता चल जाता है। और आपने सही कहा, विवेकानंद, मैं वही कहने वाला था, विवेकानंद जी का भी है जिससे हमारी संस्कृति हमें पता चलती है। आगे जाके अभी आप 10th में हो, आपको इस देश को आगे लेके जाना है और लोगों तक पहुंचाना है अपनी संस्कृति। अच्छा हुआ आपने एक बहुत अच्छी चीज बताई, मुझे याद दिलाई। जहाँ मैं जब कॉलेजेस वगैरह में जाता हूँ कुछ लेक्चर देने, तो वहाँ के बच्चों को मैं ये जरूर कहता हूँ कि आज 2020 है और देश में काफी प्रॉब्लम्स है, और 2047 में हमारे देश को 100 साल पूरे होंगे इंडिपेंडेंस को। और अगर आज तभी भी यही प्रॉब्लम्स होंगे जब हम लोग 50s या 40s में रहोगे, और तभी भी अगर हम यही प्रॉब्लम्स और यही नैरेटिव में जी रहे होंगे, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, नॉट योर पेरेंट्स और नॉट मोदी जी और एनीबडी एल्स। आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे और आपको खुद पढ़ के इसमें से लोगों तक पहुंचना है और आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो जरूर करना है। हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जो कि अंग्रेजों और पेशवा के भीमा कोरेगांव की लड़ाई को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। ऐसे लोगों को हम कैसे विचारवान बनाएं? अरे बाप रे, ये तो एक्चुअली मेरे हिसाब से बहुत अनफॉर्चुनेट है कि तब शायद जो कास्टिज्म का जो प्रॉब्लम था उसके वजह से दलितों ने अंग्रेजों की साइड ली और पेशवा के साथ लड़े। अभी वो इतिहास एक हो गया, लेकिन आज तो हम एक साथ है, आज हम एक ही संस्कृति के है, एक ही देश के है। तो हम ऐसी चीजें सेलिब्रेट मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए कि जिसमें हमारे अभी के जो लोग एक साथ हैं उनमें क्या बोलते हैं, डिविजन्स हो। तो क्योंकि एक एक मैंने बाबा साहेब पुरंदरे करके है जिनने शिवाजी महाराज का इतिहास बहुत डीप में लिखा है, उनका एक स्टेटमेंट है कि हमें हमारा इतिहास कोयला भी दिखा देता है और हीरे भी देता है। तो हमें किस पे फोकस करना है और अपने पास क्या रखना है, वो हमारे इंटेलेक्चुअल पे और हमारे दिमाग पे डिपेंड है। तो मुझे भी यही लगता है कि जो हुआ सो हुआ, जो हुआ सही हुआ गलत हुआ उसमें मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आज तो हम सब एक साथ है, हम एक ही सभ्यता के हैं सब, एक ही एंसेस्टर के वारिस है। तो ये सब भूल जाना चाहिए मेरे हिसाब से। एक और प्रश्न है ध्रुव ठाकर जी का, जो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। Sir, as you said, we have to rewrite the history, but from last 6 years of Modi Sarkar, there is a narrative spread by left lobby that if you even do a small comment on Indian history, they said that you are doing saffronization of history. How to tackle this narrative? As I said earlier, they will do talk what they want. They will try to make their point as much logical as it possible. But now, as I said, that when there are two lines, we have to increase our line. Let them say what they want, but we should be clear in our mind and our thoughts and our knowledge, especially knowledge. When there is a knowledge, no one can beat you in that. And make our
narrative clear that this is not about saffronizing anything. It is just about showing our correct history to the world and our country and the population. So let them speak what they want. सर जैसे कि आपने बताया कि हिस्ट्री को रीराइट करने की जरूरत है, आपका टॉक का टाइटल भी संयोग से वही है। और सर मैंने विवेकानंद जी को बहुत पढ़ा है, अभी फिलहाल मैं लोकमान्य टिलक की गीता रहस्य पढ़ रहा हूँ, तो उन दोनों का एक जगह पे वो कोइंसाइड होता है कि हिस्ट्री को हमें वापस से लिखना होगा एक क्लीन, एक फ्रेश नजरिए से। तो सर अभी तो मैं इतना योग्य नहीं हूँ, कुछ पढ़ने के बाद, कुछ समझने के बाद एक दिमाग में ख्याल है कि क्यों ना मैं खुद अपने देश का इतिहास लिखूं। सर आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड, प्लीज मेरा मार्गदर्शन कीजिए। बहुत अच्छा है, आप एक्चुअली आप ट्राई कीजिए। आपका जो स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, अगर आप हिंदी में स्ट्रॉन्ग हो, इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग हो, या आपकी जो मातृभाषा है जिसमें स्ट्रॉन्ग हो, उसमें आप शुरू कीजिए। और जो ये ऑथेंटिक सोर्सेज है मैंने आपके साथ डिस्कस किए, उसके साथ कीजिए। अच्छे अच्छे पब्लिशिंग के पास जाइए। और आपको हम अपने इसमें तो बुक्स ही लिख सकते हैं, वी आर नॉट अ गवर्नमेंट कि हम पूरा टेक्स्ट बुक लिख दे, लेकिन हम अलग अलग स्टाइल से बुक्स लिखना, यूट्यूब वीडियोस बनाना, आपके कोई चैनल्स बनाना, आप अगर थोड़ा टेक्नोलॉजी के हेल्प से अगर आप एजुकेटिव प्लस इंटरेस्टिंग वीडियो बना सकते हैं। एक मेरे ही दिमाग में आया था, लेकिन मैंने अब तो कुछ किया नहीं है, कि जो हिस्ट्री ओलंपियाड की मैंने बात की थी, उसके जो बुक्स हो वो कॉमिक्स फॉर्मेट में अगर हो, तो आप जानते हो कि एक जो स्टूडेंट्स होते हैं 7th 8th के आसपास, या इवन ग्रोन अप्स को भी कॉमिक्स पढ़ना अच्छा लगता है। तो उसके अपना मेन हेतु क्या है कि हमें अपना इतिहास सामने रखें। तो आप तरीके से भी लोगों तक पहुंच सकते हो कि उनको कैसे मजा आए, और वो इतिहास पहुंचना जरूरी है। आपकी बहुत मतलब वी आर रियली वेलकमिंग कि आप ऐसे कर रहे हो, करना चाहते हो एट सच अ स्मॉल एज। इट्स वेरी गुड, इट इज वेरी एनकरेजिंग। और मैं तो कहता हूँ, अगर आपके अच्छे दोस्त हो इस विचार के, तो उनको साथ लेके करोगे, क्योंकि सिनर्जी इज ऑलवेज अ की। अकेले करने में थोड़ा आपके लिमिटेशंस हो सकते हैं, लेकिन अगर 2-3 दिमाग एक साथ लगे तो वो और भी अच्छे तरह से के होगा। अगर आपके एक जन कोई मटेरियल देखे, एक जन लिखने का देखे, एक जन यूट्यूब क्रिएशन वीडियो क्रिएटर बने, अलग अलग इसमें है। और ये सब बहुत बड़ा रॉकेट साइंस टेक्नोलॉजी तो इसमें कुछ है नहीं, तो कोई भी कर सकता है, ऐसा है। तो मेरे हिसाब से आप ऐसा शुरुआत कर सकते हो। आप एक काम कर सकते हो, और एक मेरे दिमाग में है, आपका जो एज ग्रुप है इसको टारगेट करने को देखो, कि लोग मोटिवेट हो जाता है कि अरे मेरे उम्र का ही बंदा इतना सब कर रहा है, एटलीस्ट देखूं तो क्या है। तो ये टारगेट की ये एज ग्रुप को टारगेट करके कैसे कर सकते हो, ये जरूर देखें।